और बताओ बाकी सब्जेक्ट कैसे चल रहे हैं? क्या कह रहे हो? आप एक्सरसाइज कर रहे हो ना घर पर ही? हाँ घर पे करता हूँ। देखी थी आपकी फोटो बाइसेप पर। अच्छा, वेट बहुत बढ़ गया यार, इसलिए थोड़ा मतलब वेट है ना कंट्रोल करने के लिए थोड़ा एक्सरसाइज करनी है। हालांकि मैं बहुत साल से करता हुआ आ रहा हूँ, मैं जब 10th क्लास में था ना, तो जब मैंने 10th पास करी थी तब से मैं कर रहा था। फिर बीच में मैंने मतलब जब मैं कॉलेज में था तब मैंने कुछ 6 महीने करी थी, उस टाइम बहुत अच्छी बॉडी बन गई थी, मतलब पूरी बॉडी मेरी कंप्लीट बन चुकी थी उस टाइम पे। फिर क्या नाम है, सीए ज्वाइन करी तो छोड़ना पड़ गया। फिर तब तक मैं पतला ही था, लेकिन जैसे जब जॉब मतलब सीए की जॉब ज्वाइन करी तो उसके बाद फिर बैठने वाली जॉब हो गई, खाओ पियो बैठे रहो, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं होती थी, टाइम नहीं मिलता था। तो फिर वो धीरे धीरे पेट बाहर निकलता गया। अब पेट कुछ ज़्यादा बाहर निकल गया तो ऐसा लग रहा है कि भी थोड़ा अजीब सा लग रहा है, फील मतलब बेकार सा आता है, कपड़े पहन के भी बेकार लगता है। तो मैंने कहा चलो अब इसको अंदर करो। आओ पढ़ो। कह रहे कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज, यानी नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने दे रखे हैं 3, ठीक है। ऑफ एवरेज प्रॉफिट, यानी हमें किसका करना है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 5 ईयर्स। देखो 5 साल कहाँ से दे रखे हैं इसने, 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है। लेकिन 2017 में इसको क्या हो गया था, लॉस हो गया था। चलो आप गुडविल निकालो। क्वेश्चन नंबर 3, गुडविल कैसे निकलती है? गुडविल निकलती है, अगर मैं एवरेज प्रॉफिट की बात करता हूँ तो भाई आप एवरेज कितना कमाते हो, ठीक है, और एस्टिमेशन करके चल रहे हो कितने सालों तक कमाओगे, यानी नंबर ऑफ ईयर परचेज, ऐसे निकलती है गुडविल, ठीक है। अब एवरेज प्रॉफिट के लिए उसने क्या दे रखा है, उसने कहा था पिछले 5 साल के प्रॉफिट ले लेना। तो चलो ले लो, कितना है, 2016 से शुरू करो, कितना हो गया बताओ, 13 लाख, ठीक है। और बताओ, अच्छा 4 लाख का लॉस है। अब देखो यहाँ पे क्या है, लॉस जो है ना वो नेगेटिव प्रॉफिट होता है, तो ये नेगेटिव माइनस में हो जाएगा, ठीक है। ये गलती कर दी होगी तुमने, 4 लाख को भी ऐड कर दिया होगा, जबकि 4 लाख क्या है, लॉस। लॉस का मतलब क्या है, ये नेगेटिव प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट है पर नेगेटिव में है। तो मैंने माइनस ही करे थे। अच्छा माइनस करा था, चलो फिर कैसे गलत आ गया, फिर क्या आंसर इसका 30 लाख आया है। अच्छा फिर थोड़ा डाउट है। अच्छा 18 लाख प्लस उसके बाद कितना है बताओ, उसके बाद 15 लाख है सर, और उसके बाद 8 लाख। 15 लाख और फिर 8 लाख डिवाइडेड बाय 5। चल तो ये कितना हो गया, ये हो गया 13 लाख माइनस 4 लाख प्लस 18 लाख प्लस 15 लाख प्लस 8 लाख, ये हो गया 50 लाख डिवाइड बाय 5, ये हो गया 10 लाख, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, 10 लाख। अब गुडविल निकाल दो, सिंपल है। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने थे, 30 लाख ही तो आ रहा है आंसर, क्या देखो मेरा तो बिल्कुल ठीक हुआ, ऐसे मेरा तो 30 लाख का आंसर आ रहा है। फिर दिक्कत क्या है, से डाउट लग रहा है यार, मैंने क्या गलत करा? नहीं हो गया, चलो आगे करें। मैंने सेम करा हुआ, दिखाऊं सर? तो मैंने सेम करा हुआ, दिखाऊंगा आपको? नहीं ठीक है ना, तो हो गया बस, काफ़ी है, छोटा सा क्वेश्चन था, इसमें टाइम क्या वेस्ट करना। अब आगे चलते हैं। होल्ड करेंगे तो मैं 1 सेकंड बोल ही आऊंगा सर, क्या? हेडफोन ले आऊंगा। हाँ ले आओ हेडफोन ले आओ। हेलो आ रही है बात अब? यस सर। चल क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं, आओ ज़रा क्वेश्चन नंबर 6 निकाल लो। निकल गया? हेलो यस सर। हाँ क्वेश्चन नंबर 6 निकालो, मिला? चल कह रहे हाँ, अन्नू बेबी एंड चेतन आर पार्टनर इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, यानी 1:1 की इनकी तीनों की रेशियो है। दे डिसाइडेड टू टेक डीप इनटू पार्टनरशिप फ्रॉम, ये कह रहा है कि दीप को लेना चाहते हैं, डीप नहीं दीप को लेना चाहते हैं, ठीक है। तो यानी कि अभी तो ये क्वेश्चन एडमिशन का आ रहा है। एडमिशन का क्या मतलब होता है कि भाई एक पार्टनरशिप फॉर्म अभी चल रही है, एक पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं, तो भाई एडमिशन का क्वेश्चन तो बात की बात है, ठीक है। तो ये हमसे क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है 1 अप्रैल 2020 को फॉर 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट, यानी कि यहाँ तक के क्वेश्चन का मेरा कोई रिलेवेंस नहीं है, क्योंकि मुझे एडमिशन अभी तक आता ही नहीं है। हम पढ़ के आ रहे हैं यहाँ पे गुडविल, यानी इससे ये पता चलता है कि जो गुडविल का चैप्टर जो पढ़ रहे हो ना, ये गुडविल के चैप्टर में से अलग से क्वेश्चन नहीं आएगा, ये बड़े क्वेश्चन के साथ चिपक कर आएगा, समझ आया? गुडविल जो हम पढ़ रहे हैं, ये पूरा क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि सिर्फ गुडविल का आ गया, ये एक बड़ा क्वेश्चन आएगा, 12 नंबर या 15 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है, उसके साथ चिपक के गुडविल का क्वेश्चन आता है। चलो अब क्वेश्चन हमारा यहाँ से शुरू होता है। फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड, ठीक है। कह रहा है
एट 100% ऑफ एवरेज एनुअल प्रॉफिट, यानी कि 100% होगा एवरेज प्रॉफिट का। देखो यहाँ पे कोई नंबर ऑफ परचेज कुछ नहीं दे रखा, सिर्फ कह रहा है कि 100% ऑफ एवरेज एनुअल प्रॉफिट, ठीक है, ऑफ द प्रीवियस 3 ईयर और 4 ईयर विच एवर इज हायर। इसका मतलब बताओ क्या हुआ, ऑफ द प्रीवियस 3 ईयर और 4 ईयर विच एवर इज हायर, बताओ। अच्छा बताओ। सर जो पिछले 3 या 4 साल पुराना है उनमें से जो भी बड़ा है, उनमें से जो भी ज्यादा आता है, ठीक है, चलो बिल्कुल ठीक। तब गुडविल कैसे निकालने के लिए कहा, देखो उसने कोई नंबर ऑफ फेयर परचेज है कुछ नहीं कहा, उसने सिंपल कहा 100% कर दो किसका, एवरेज प्रॉफिट का, ठीक है। और ये एवरेज प्रॉफिट उसने क्या कहा, उसने कहा 4 साल का लो या फिर 3 साल का लो, ठीक है, जो भी इन दोनों में से क्या होगा, हायर, ठीक है। तो इसका मतलब मैं 4 साल का भी एवरेज करूंगा, मैं 3 साल के भी एवरेज करूंगा, जो भी दोनों में से बड़ा आएगा। तो मुझे वैसे ही बता सकते हो कि दोनों में से बड़ा कौन सा आना चाहिए, 4 साल का बड़ा आना चाहिए या 3 साल का बड़ा आना चाहिए। 4 साल। चलो देखते हैं, आओ पहला करते हैं, 4 इयर्स एवरेज प्रॉफिट। तो सिंपल है, 4 साल के प्रॉफिट का एवरेज कर दो। 4 साल के प्रॉफिट कितने दे रखे हैं, देखो एक, अच्छा शुरू कहाँ से करोगे 4 साल बताओ, 2020 से शुरू करोगे, 2017 से शुरू करोगे, 17 से शुरू करोगे, याद रखना, ठीक है। अच्छा सॉरी 1 मिनट गलत बोल गया, 17 से नहीं 20 से शुरू करोगे, यहाँ से शुरू करोगे, क्योंकि जब तुम पीछे जाओगे, देखो खुद सोचो, प्रैक्टिकली सोचो, जब पीछे जाओगे, आज यहाँ पर हो तो पीछे पहले ये वाला साल आएगा या फिर ये वाला साल आएगा, पहले ये वाला आएगा, ठीक है। अब इसका रीज़न भी क्या है, देखो ये लेने का, क्योंकि अगर मैं, देखो सोचो ज़रा, अगर मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, और ये है 10 साल, तो अगर मैं ये वाली वैल्यू लेता हूँ ना 10 साल बाद वाली, तो बताओ ये वाली ज़्यादा, ये वाली जो वैल्यू होगी ये ज़्यादा करेक्ट होगी या फिर जो लेटेस्ट वैल्यू है वो ज़्यादा करेक्ट होगी, बताओ। जो लेटेस्ट होगी वो करेक्ट होगी, बिल्कुल। यानी देखो कुछ नहीं है, गुडविल में हम क्या कर रहे हैं, एस्टिमेशन कर रहे हैं फ्यूचर प्रॉफिट का, तो मैं फ्यूचर का एस्टिमेशन पास्ट के बेसिस पे करता हूँ। तो अब सोचो पास्ट में मैं ज़्यादा दूर जाना पसंद करूंगा या कम दूर जाना पसंद करूंगा, कम दूर जाना पसंद करेंगे, क्योंकि कम दूरी पे ही मैं एस्टिमेशन कर सकता हूँ। ज़्यादा दूर चला जाऊंगा तो वही वो तो तुम्हारा क्या कहते हैं, डेटा ही गलत हो जाएगा, ये बताओ समझ आया। तो इसलिए शुरुआत हमेशा कहाँ से होती है, लेटेस्ट से, ठीक है। तो कौन कौन सा ईयर आएगा बताओ इसके अंदर, 2017, 2016 और 2015 और 2014। तो बता दो कितना कितना प्रॉफिट है, यहाँ बता दो मुझे प्रॉफिट कितना कितना है। 2,88,000 नहीं 2000 इससे 17 से बताओगे, 2,53,000, हाँ 53, ये गलती मत कर देना भाई, 17 लिखा और प्रॉफिट उसका लिख दिया, ठीक है। 2,53,000 है, 2,53,200 है, 200 है, 200 है, ठीक है। और 16 का बता दो, 1,87,200, 1,87,200। 2015 का बता दो, 1,81,800। और 2014 का 2,88,000, 88,000 ही है। चल निकाल दो ज़रा टोटल, 2,53,200 प्लस 1,87,200 प्लस 1,81,800 प्लस 2,88,000, ये आएगा 9,10,200, ठीक है। क्वेश्चन है उसमें। है सर क्वेश्चन, हाँ बोलो। तो यहाँ पे तो जो ईयर दिए हैं वो 17 से लेके 20 तक दिए हैं, तो सर हम 17 के भी पीछे क्यों चले गए? अच्छा मैंने उल्टा कर दिया क्या, 20 से शुरू करना था मुझे, मैं लेटेस्ट की जगह उस पर चला गया 17 पे। चलो तो इसको चेंज करो भाई, पूरा चेंज हो जाएगा तो, क्योंकि मुझे तो लेटेस्ट लेना था ना, जी सर। और मैं 17 पे चला गया। चल तो हम शुरू कहाँ से करेंगे, 2020 से। लेटेस्ट तो 2020 होगा, फिर 2019, 2018 और 2017। चलो अब मुझे बता दो 2020 में कितना था, 2,88,000, 2,88,000। 2019 में 1,81,000, 1,81,800। 2018 में 1,87,200, 87,200 और 2017 में
2,53,200। चलो टोटल कर दो, 2,88,000 प्लस 1,81,800 प्लस 1,87,200 प्लस 2,53,200, ये आएगा 9,10,200। ठीक है, डिवाइड कर दो इसको नंबर ऑफ ईयर यानी 4 से, तो ये आ जाएगा मेरा 2 लाख। यही मेरी गुडविल भी होगी क्योंकि उसने कहा था 100% लेना है इसका, तो 2,27,550। ठीक है, चल अब मैं सेकंड वाला भी यही निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ कहाँ से शुरू करूँगा, यही 2020 से शुरू करूँगा, 2,88,000। हाँ बिल्कुल, ठीक है, और ये 1,87,200। चलो इनका टोटल लगा लेते हैं, तो 2,88,000 प्लस 1,81,800 प्लस 1,87,200, ये हो जाएगा 6,57,000। ठीक है, डिवाइड कर दो उसको ईयर से, ईयर कितना है 3, यहाँ पे ईयर 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2,19,000। ठीक है, तो जो भी दोनों में से क्या होगा हायर, तो हायर कितना है बताओ, 4 ईयर वाला। 2,27,550 की मेरी गुडविल आ गई। ठीक है, चलो 1 मिनट में चेक कर लूँ। ठीक है, चल तो गुडविल कितना आ गया, 2,27,500। ठीक है, 550। हाँ 550। चल चले आगे, ये लिखना है। सर आगे चल तो ये भी हो गया। हम पास्ट एडजस्टमेंट पे थे, पास्ट एडजस्टमेंट करते हैं, पहले सुपर प्रॉफिट करते हैं। ठीक है, पहले एक क्वेश्चन वेटेड एवरेज का भी कर लेते हैं, वैसे वेटेड एवरेज के तो क्वेश्चन हो ही गए थे, हम आते हैं सीधे अपने सुपर प्रॉफिट पे। ठीक है, आओ ज़रा। चल अब देखो सुपर प्रॉफिट के अंदर अब हमें क्या करना है, हमें गुडविल वैल्यूएशन करनी है। ठीक है, लिखो मेरे साथ साथ, वैल्यूएशन ऑफ। सर ये हो गया था एवरेज प्रॉफिट मेथड विद पास्ट एडजस्टमेंट। नहीं पास्ट एडजस्टमेंट नहीं कराई ना, मैं वही तो कह रहा हूँ कि पास्ट एडजस्टमेंट अभी रहती है, पास्ट एडजस्टमेंट करेंगे, पहले मैं ये करा दूँ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, अच्छा ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड ये तो करा दिया था, याद नहीं है वेटेड एवरेज कराया था, याद करो जिसमें वेट्स आते थे 1 2 3 4 वेट्स टोटल कराता था भाई, ये तो करा दिया था यार, 4 दिन की क्लास में भूल गए, चेक करो। मिला, आओ जरा सुपर प्रॉफिट मेथड पे आते हैं। ठीक है, देखो जरा, अब मैं एक सिचुएशन दूंगा, उसके हिसाब से खुद बताना। देखो मान के चलते हैं कि ये तुम्हारे यहाँ पे एक सड़क जाती है, ठीक है, और इस सड़क के यहाँ पे भी एक दुकान है, मतलब कुछ दुकानें हैं, और सड़क के यहाँ पे भी कुछ दुकानें हैं। ठीक है, ये दुकान वाला है ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ, ये जी और ये एच। ठीक है, अब देखो ये सारे के सारे है ना सेम शॉप है, एक ही दुकान है, मतलब एक ही तरीके की दुकान है, एक ही सामान बेचते हैं। ठीक है, अच्छा दिमाग में क्वेश्चन आया कि सर ऐसे कैसे हो सकता है कि सारी दुकानें एक ही सामान बेच रही है, हो सकता है ऐसे? सही बात है। हो सकता है भाई, चावड़ी बाजार में आके तो लाइन से दुकानें मिलेंगी तुम्हें एक जैसी भाई, जहाँ मार्केट होती है, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे जीन्स की मार्केट है, तो वो सारे एक ही चीज़ बेचते नहीं बेचते, या अलग अलग चीज़ें बेचते हैं? फिर क्यों नहीं होता ऐसे भाई? क्या होता है जहाँ मार्केट होती है, जैसे लोहा मंडी है, लोहा मंडी पता कहाँ पर है? पता है सर, कहाँ पर है? तो वहाँ पर है हैं? सर मैं गया था वहाँ पे एक दफ़ा मेट्रो में, ये नारायणा में पड़ती है, वो वहाँ पर है, कौन सा एरिया? नारायणा में पड़ती है, नारायणा में। हाँ सर हाँ। ठीक है, अब जो नारायणा में लोहा मंडी है, वहाँ पे सारी दुकानें जो है वो किसकी है? लोहे की है। ठीक है, तो ऐसे करके दुकानें बनी हुई है। ठीक है, तो मान के चलते हैं एक ही दुकान है, ठीक है, मतलब एक ही सामान बेचते हैं सारे के सारे, लेकिन ये जो है ना पर्सन सी, ये जो है सी वाला,
ये क्या करता है कि जब इसके पास कोई कस्टमर आता है ना, तो ये इसको पानी पिलाता है, ठीक है, उसको बैठाता भी है, उसको कुछ रिफ्रेशमेंट भी देता है, मतलब खाने के लिए कुछ छोटी मोटी चीज़ें मंगा के देता है, अच्छे से ट्रीट करता है, अच्छे से बात करता है, ठीक है। तो ये थोड़ा अच्छा इंसान है, अच्छे से अपने कस्टमर को ट्रीट करता है उसकी, और उसके बाद भी जैसे कोई अगर प्रोडक्ट ख़राब निकल जाता है तो उसको रिप्लेस कर देता है, और उसके क्या कहते हैं सामान भिजवाने की गारंटी भी वही लेता है, ठीक है। बाकी जगह वाले जो है ना वो अपना नॉर्मल काम करते हैं, मतलब वो इतना ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करते, यानी मैं ये कह सकता हूँ ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा हार्ड वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि इन सब ने जो कैपिटल लगा रखी थी, यानी बिजनेस शुरू करने के लिए इनको पैसे चाहिए होगा, इन्होंने जो कैपिटल लगा रखी थी, सब ने कैपिटल लगा रखी थी 10 लाख रुपए, ठीक है। यानी ए ने भी कितने पैसे लगाए, हाँ, ए ने भी कितने लगाए 10 लाख, बी ने भी 10 लाख, सी ने भी 10 लाख, डी ने भी 10 लाख, और ऐसे ही ई एफ जी एच, इन सब के सब ने 8 लोगों ने कितने रुपए लगा रखे हैं, 10 लाख रुपए। ये बताओ समझ आया, ठीक है। चल अब क्या हुआ कि सबने एक जैसा प्रॉफिट कैपिटल लगा रखी है। जब हमने इनसे पूछा कि आपने कितना कितना प्रॉफिट कमाया, ठीक है, तो ए ने कहा कि भाई मैंने जो प्रॉफिट कमाया ना वो कमाया 1 लाख रुपए, ठीक है। बी से पूछा तो बी ने कहा मैंने भी प्रॉफिट कितना कमाया, 1 लाख, और डी ने भी कितना कमाया, 1 लाख, ई ने भी 1 लाख, एफ ने भी 1 लाख, जी ने भी 1 लाख, और एच ने भी 1 लाख, ठीक है। बताओ समझ आया। लेकिन ये जो था हमारा पर्सन, क्या नाम था इसका, सी, इससे जब हमने पूछा कितना प्रॉफिट कमाया, हाँ, तो सी ने कहा मैंने प्रॉफिट कमाया है 1,20,000 रुपए का। ये बताओ समझ आया, ठीक है। अब हमने पूछा कि भाई ऐसा कैसे हो गया, भाई सबने कैपिटल कितने लगा रखी है, 10 लाख रुपए, सब कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, 1 लाख। अच्छा मुझे परसेंटेज में बता सकते हो कि परसेंटेज में कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं सबके सब, 10% कमा रहे हैं, ठीक है। सब कितना कमा रहे हैं, 10%। इस 10% को हम कहते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं इसको NRR। बात समझ आई, ठीक है। ये NRR क्या होता है अभी बताऊंगा, ठीक है, पहले हम इसकी बात करते हैं। यानी कि देखो सबने कितने पैसे लगा रखे हैं, 10-10 लाख रुपए लगा रखे हैं, ठीक है, इसको ध्यान से समझना। सबने कितने कितने लगा रखे हैं, 10-10 लाख रुपए लगा रखे हैं, और सब कितना कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, 10% कमा रहे हैं, यानी कि 1-1 लाख रुपए, क्योंकि जितना लगाओगे उसका कितना कमाओगे, 10%, ठीक है। इसको ऐसे समझो कि भाई ये बैंक का रेट है, यानी कि भाई बैंक का रेट सबके लिए सेम होता है, चाहे मैं FD कराऊं या कोई सामने वाला कराए या दुनिया भर में कोई भी कराए, उसके सबके लिए रेट सेम रहेगा। यानी हर कोई अगर 10 लाख रुपए लगाएगा तो उसको कितने मिलेंगे, 1 लाख रुपए। ये बताओ समझ आया। लेकिन जो हमारा सी था वो बताओ कितने कमा रहा है, ठीक है, परसेंटेज में नहीं अमाउंट में, वो कितना कमा रहा है, 1,20,000। अब ये 1,20,000 क्यों कमा रहा है ज्यादा, बताओ। जो सीधी सी बात है, वो अपने कस्टमर्स को अच्छे से ट्रीट करता है, हाँ, और वही अगर कोई आदमी अपने कस्टमर्स को अच्छे से ट्रीट करता है तो जाहिर सी बात है उसकी सेल बढ़ेगी, बिल्कुल, हाँ। यानी यही चीज़ है कि भाई वो अपने कस्टमर को अच्छे से ट्रीट करता है, अच्छे से बात करता है, उनको अच्छी सर्विस प्रोवाइड करता है, इसलिए इसका बिजनेस ग्रो कर रहा है, लोग इसके पास ज़्यादा आते हैं, ज़्यादा सामान बेचने की वजह से इसने ज़्यादा प्रॉफिट भी कमा लिया। अब हम इसका बिजनेस खरीदने जाते हैं, ठीक है। तो जब बिजनेस खरीदने जाएंगे तो बिजनेस के साथ साथ ये हमें क्या बेचेगा, अपनी गुडविल, ठीक है। तो अब मैं गुडविल वैल्यूएशन कैसे करूंगा, जरा देखो सोचो। ये क्या बोलेगा, अगर इसकी जगह हम होते तो हम क्या बोलते, हम कहते कि भाई मार्केट में कहीं भी चले जाओ और किसी से भी बिजनेस खरीद लो उसका, तो वो कितना प्रॉफिट कमा रहा है, वो सब कमा रहे हैं 1 लाख रुपए प्रॉफिट, ठीक है। लेकिन मैं, यानी सी कह रहा है कि मैं कितना कमा रहा हूं, 1,20,000। ये बात समझ आई, ठीक है। तो बताओ ये एक्स्ट्रा कितना कमा रहा है, 20,000। इसने एक्स्ट्रा कितना कमाया, 20,000। ये 20,000 कैसे निकाले हमने, हमने कहा कि भाई ये कितना कमाता है, ये जो प्रॉफिट कमाता है इसको मैं क्या कहूंगा, इसका एवरेज। तो ये कितना कमा रहा है, 1,20,000। माइनस कर दूंगा जो बाकी लोग कमा रहे हैं, तो बाकी लोग कितना कमा रहे हैं, बाकी लोग नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे हैं। कितना कमा रहे हैं नॉर्मल प्रॉफिट, 1 लाख। तो ये कितना आ गया बताओ, 20,000। ये 20,000 क्या होगा, नहीं, ये 20,000 है सुपर प्रॉफिट, इसी को कहते हैं सुपर प्रॉफिट। ये बताओ समझ आया, ये नहीं आया, ये एक बार दोबारा बताऊं,
ठीक है, यानी कि क्या हुआ, जब एक जैसे बिजनेस होते हैं। अच्छा एक चीज़ और बता दूं, देखो गुडविल निकालने के अलग अलग मेथड क्यों बने हुए हैं, एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड, सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन, वो इसलिए बने हुए हैं क्योंकि इंडस्ट्री वाइज मेथड होते हैं ये जो मेथड है ना, ये इंडस्ट्री वाइज मेथड है। ये तब लगता है जब आप बिजनेस खरीद रहे हो या फिर गुडविल की वैल्यूएशन कर रहे हो और जहाँ सारे बिजनेस एक जैसे हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया लोहा मंडी का या जीन्स की मार्केट का या शूज़ की मार्केट का, ऐसे जब काम होता है ना तब ऐसे गुडविल निकलती है। ये बताओ समझ आया? ठीक है, तो इसने कहा कि भाई मेरी गुडविल, मेरा सुपर प्रॉफिट कितना है 20,000 रुपये। इसका मतलब बाकी लोग 1 लाख कमाएंगे, मैं कमाऊंगा 1,20,000, यानी मैं दूसरे से कितना कमाऊंगा 20,000। तो हमने कहा ठीक है, तो ये आपकी गुडविल है? तो उसने कहा नहीं, गुडविल तो ये होगी जब मैं ये कहूँगा कि ये जो 20,000 है ना, ये आने वाले 4 सालों तक कमाऊंगा मैं। समझ आया कि 20,000 तो वो कब कमा रहा है, एनुअली, या एवरेज कितना कमा रहा है 20,000। अब ये एस्टिमेशन कर रहा है कि भाई ये आने वाले कितने सालों तक कमाएगा, 4 सालों तक। इसको याद हम क्या कहते थे, नंबर ऑफ ईयर परचेज। समझ आया? Yes. अच्छा बताओ, इस पूरे के अंदर कहीं हमने कोई फॉर्मूला लगाया कि भाई ऐसा कोई गुडविल निकालने का फॉर्मूला है? हमने सिंपल क्या कहा, हमने कहा कि भाई बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, बाकी लोग नॉर्मल कमा रहे हैं, मैं उनसे ज़्यादा कमा रहा हूँ, तो मैं उनसे कितना ज़्यादा कमा रहा हूँ, वो जितना ज़्यादा कमा रहा हूँ वो मेरा सुपर प्रॉफिट है। कितने सालों तक कमाऊंगा, उन सबको जोड़ दो तो क्या बन जाएगी, गुडविल, क्योंकि वही प्रॉफिट आज के बाद जो उसका बिजनेस खरीदेगा वो कमाएगा। ये समझ आया नहीं आया? देखो इससे भी क्या पता चल रहा है कि ये हमारा क्या है, फ्यूचर प्रॉफिट्स है। ये बताओ समझ आया या कुछ प्रॉब्लम बताऊँ? पक्का? चलो इसको लिख लो फटाफट से। पूरी फिगर बना देंगे? हाँ हाँ पूरा बनाना, पूरी एकदम ड्राइंग व्राइंग बना के अच्छी सी। ठीक है, पूरी ड्राइंग अच्छे से बना के बढ़िया सा। जल्दी जल्दी करो भाई, जल्दी जल्दी करो, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, लिखने की आदत खत्म हो गई ना। ओके, आप क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाओ। क्या लिखा हुआ देखो, बोला Yes, sir. कह रहा गुप्ता एंड हाँ बोस हैड अ फर्म इन विच दे हैड इन्वेस्टेड। कह रहा कि कितने पैसे लगा रखे हैं उन्होंने, 50,000 रुपये। इसका मतलब ये क्या है, ये कैपिटल है भाई, जितने पैसे आप लगाते हो बिजनेस में वो आपकी कैपिटल होती है। तो उन्होंने कितने कैपिटल लगा रखे हैं, 50,000 रुपये। ऑन एन एवरेज द प्रॉफिट वर 16,000। कह रहा एवरेज प्रॉफिट कितना कमाते हैं ये, 16,000 रुपये। 16,000। यानी कि इसका मतलब ये लगा रखे हैं उन्होंने 50,000 रुपये और कमाते कितने हैं, 16,000 रुपये। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द इंडस्ट्री। देखो इंडस्ट्री वाइज रिटर्न दे रखा है, इंडस्ट्री मतलब इस इंडस्ट्री में अगर पैसा लगाओगे ना, कितने भी लगाओ, आपको नॉर्मली कितना कमा लोगे आप, 15%। इससे ज़्यादा कमा सकते हो, लेकिन कैसे कमा सकते हो, अपना हार्ड वर्क करके। ठीक है, तो इंडस्ट्री का NRR यानी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 15%। कह रहे हैं गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 ईयर परचेज, यानी कि गुडविल जो है वो कैसे निकालना है, 4 ईयर परचेज पे, यानी कि जो भी सुपर प्रॉफिट कमाएगा वो कितने सालों तक कमाएगा। ठीक है, कह रहा है कि परचेज ऑफ प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ प्रॉफिट ऑफ 15% ऑफ द मनी इन्वेस्टेड। देखो अब इस क्वेश्चन में इसने कहीं भी सुपर प्रॉफिट वर्ड यूज नहीं करा हुआ। ठीक है, इसने देखो क्वेश्चन में ना लैंग्वेज ऐसे यूज करी है कि हमें पता चल रहा है कि ये सुपर प्रॉफिट है, लेकिन इसने पर्टिकुलरली सुपर प्रॉफिट नहीं लिखा हुआ। अब यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत आती है, देखो हम जैसे सरकारी स्कूल वाले बच्चों के लिए, ठीक है, जो प्राइवेट वाले वो तो चलो इंग्लिश को समझ जाते हैं क्या लिखा हुआ है। हमें ऐसा लगता है सुपर प्रॉफिट वाले में कहीं सुपर प्रॉफिट लिखा होगा, एवरेज वाले में एवरेज लिखा होगा, वेटेड एवरेज वाले में वेटेड एवरेज लिखा होगा। भाई ऐसे नहीं है, वो क्वेश्चन में कैसे भी घुमा सकता है। अब ध्यान से पढ़ो क्या लिखा, देखो कह रहा 4 ईयर परचेज ऑफ प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ प्रॉफिट ऑफ 15%। इसका मतलब क्या है, जो भी आप प्रॉफिट कमा रहे हो, किससे ज़्यादा कमा रहे हो, इन एक्सेस मतलब किससे ज़्यादा कमा रहे हो, ये 15% वाले से। और ये 15% क्या है, ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट ही तो है, यानी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये बताओ समझ आया? Yes, sir. तो इसका मतलब इनडायरेक्टली हमें सुपर प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। बताओ समझ आ गया? समझ आ गया। चल आप क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 18 है। सबसे पहले हम लिखते हैं गुडविल। तो भाई गुडविल का मतलब क्या है, अगर मैं सुपर प्रॉफिट की बात करूं तो वो कहता है कि हम कितना कमाते हैं सुपर प्रॉफिट और कितने ईयर्स तक कमाएंगे, यानी नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, चलो अब मुझे क्वेश्चन में कहीं सुपर प्रॉफिट दे रखा है नहीं, तो मुझे सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। सुपर प्रॉफिट का क्या मतलब होता है, सिंपल है कि भाई हम कितना कमाते हैं और बाकी लोग कितना कमाते हैं। ठीक है, चलो अब मैं नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेता हूँ। बताओ नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या है कि भाई हमने कितने पैसे लगा रखे हैं, बताओ कितनी कैपिटल लगा रखी है, 50,000। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, बताओ नॉर्मल कितना कमाते हैं लोग,
15%। 15%। ठीक है, यानी कि भाई इसका मतलब है जो कितने भी पैसे लगाए वो कितना कम से कम कमाएगा, 15%, यानी नॉर्मल प्रॉफिट 15% है। तो इसका मतलब अगर हमने 50,000 रुपये लगा रखे हैं तो 50,000 के हिसाब से हम कितना कमाएंगे, 15%, यानी कितना हो जाएगा बताओ ये 7,500। ये क्या आ गया मेरा नॉर्मल प्रॉफिट। चलो अब मैं सुपर प्रॉफिट निकाल सकता हूँ, हाँ निकाल सकता हूँ। सुपर प्रॉफिट भाई हम कितना कमाते हैं बताओ, उसने बता रखा था 16,000 कमाते हैं, ठीक है। बाकी लोग कितना कमाते हैं, या नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 7500, तो हम एक्स्ट्रा कितना कमाते हैं बताओ, 16,000 माइनस 7500, कितना एक्स्ट्रा कमाते हैं, नहीं 8,500, ठीक है। और कितने सालों तक कमाएंगे, मल्टीप्लाई कर दो, क्वेश्चन खत्म, 34,000 रुपये आंसर आ गया। लो समझ आया, लो हो गया क्वेश्चन। बस ऐसे करना है क्वेश्चन, ये मुश्किल था बताओ, करो फटाफट से लिखो फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन पास मेथड ये सारे क्वेश्चन करने का, देखो क्वेश्चन करने का है ना कोई मेथड नहीं है, सिंपल है ना, जैसे क्वेश्चन आता है ना वैसे करते चलो, मतलब या फिर ऐसे भी कर सकते हो, अगर ऐसे ऐसे सही लग रहा है तो ऐसे कर लो। मतलब देखो क्या है कि मैंने तुम्हें कोई मेथड नहीं रटवा सकता कि भाई ये ऐसा कोई मेथड है, ये मेथड है, ठीक है। सिंपल अपने लॉजिक के हिसाब से देखो कैसे करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि भाई जो चीज़ देखो मेरा क्या थॉट प्रोसेस होता है कोई भी क्वेश्चन करने का, कि जो क्वेश्चन में मांगा है ना तो सबसे पहले मैं उस पर फोकस करता हूँ। क्वेश्चन में मांगा है गुडविल, तो मैंने पहले गुडविल की लिखा कि गुडविल कैसे निकलता है, फिर उसके अंदर जो दो चीज़ें आई, ठीक है। गुडविल निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे दो चीज़ें चाहिए, एक चाहिए सुपर प्रॉफिट और दूसरा चाहिए कौन सा, नंबर ऑफ फेयर परचेज, तो ये तो मुझे गिवन है। फिर मैं आया सुपर प्रॉफिट पे, सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, सुपर प्रॉफिट निकलता है हम कितना कमाते हैं बाकी लोग कितना कमाते हैं। फिर मैंने चेक करा ये मुझे गिवन है, मुझे ये निकालना है, तो ये कैसे निकलता है कि भाई मैंने कितने पैसे लगा रखे हैं और मल्टीप्लाई बाय NRR, तो ये निकल गया। जैसे ये निकला मैं इसको ऊपर की वैल्यूज में पुट करता चला गया और आंसर आ गया मेरा, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन करने का तरीका ये रहता है कि मुझे निकालना क्या है, सबसे पहले मैं उसमें फोकस करूँ, फिर उसके निकालने के लिए मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत है मैं वो चीज़ निकालूँ। हो गया, चले आगे। सिंपल चैप्टर है, मैंने कहा था ना बहुत इजी चैप्टर है। अब जितने भी चैप्टर आगे मिलेंगे ना हमें वो सारे इजी मिलेंगे। देखो मैंने कहा था ना कि शुरू के अंदर मुश्किल लगेगी, जब हम पहले चैप्टर करेंगे फंडामेंटल का तो मुश्किल लगेगी, लेकिन जैसे जैसे आदत पड़ जाएगी ना इसकी सारे चैप्टर ईजी लगने शुरू हो जाएंगे। इसीलिए मैं पहले चैप्टर पर टाइम लगाता हूँ ताकि एक हैबिट बन जाए थोड़ी। हाँ लेकिन ये कि भाई छुट्टी उट्टी कम करो और होमवर्क टाइम टू टाइम करते रहो। हो गया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाऊँ। छोड़ दो मैं करूँगा, हाँ जितने छोटे में वो सब घर पे करना, ठीक है। आओ क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ते हैं। कह रहा है कि एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर, कह रहा है कि एवरेज नेट प्रॉफिट हम फ्यूचर में कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 36,000 रुपये साल का, यानी कि हम कितना कमाएंगे 36,000 रुपये साल का कमाएंगे, ऐसे हम सोच के चल रहे हैं, ठीक है। कह रहा है कि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस, यानी कि बिजनेस में एवरेज कैपिटल कितने की लगी हुई है, 2 लाख की। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड इन द क्लास ऑफ बिजनेस, यानी कि इसी क्लास यानी इसी इंडस्ट्री के अंदर अगर कोई भी पैसा लगाता है तो उसको नॉर्मल रेट कितना मिलता है, 10% का, यानी आप जितने भी पैसे लगाओ आपको 10% तो मिलना ही मिलना है। फिर कह रहा है रेम्यूनरेशन ऑफ द पार्टनर्स, रेम्यूनरेशन का मतलब सैलरी की बात कर रहा है। सैलरी ऑफ द पार्टनर्स इज एस्टिमेटेड टू बी 6,000 पर एनम, कह रहा है कि पार्टनर की सैलरी कितनी होगी, 6,000 रुपये पर एनम। कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नया नहीं है, सिर्फ एक चीज़ नहीं आ गई, ये रेम्यूनरेशन का जो पॉइंट इसने कहा है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन बहुत सिंपल है। आओ जरा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 21, ठीक है। तो हमें निकालने क्या है, सबसे पहले गुडविल, और गुडविल कैसे निकालनी है, ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट, लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, देखो ये लिखा हुआ, ठीक है। चलो तो गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है कि भाई सुपर प्रॉफिट हम कमाएंगे और मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। चल तो मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ थोड़ी जगह छोड़ देता हूँ, ठीक है, एक सेकेंड। यहाँ जगह छोड़ देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, ठीक है। तो मैंने ये जगह क्यों छोड़ दी यहाँ पे, क्योंकि अगर मुझे जब गुडविल सुपर प्रॉफिट मिलेगा तो मल्टीप्लाई करके मैं क्या निकाल लूँगा, गुडविल, ठीक है। चलो अब मुझे क्वेश्चन में निकालना है सुपर प्रॉफिट, क्योंकि क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट गिवन नहीं है। सर नंबर ऑफ ईयर परचेज कहाँ है सर, दे तो रखा है नीचे वाली लाइन में, देखो
कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। मिला? ठीक है, चल अब सुपर प्रॉफिट निकलता है कि भाई हम कितना कमाते हैं माइनस नॉर्मल। ठीक है, अब क्वेश्चन में चेक करो दोनों में से कुछ दे रखा है। हाँ, क्वेश्चन के अंदर उसने एवरेज प्रॉफिट दे रखा है। कितना दे रखा है? 10%। नहीं, 36,000 भाई। 10% तो नॉर्मल हो गया, जो परसेंटेज है वो तो नॉर्मल को बताती है। नहीं समझ आया? जो परसेंटेज है वो बताती है कि नॉर्मली कितना कमाओगे, एक्चुअल में कितना कमा रहे हो वो परसेंटेज कैसे बता सकती है? खुद सोचो प्रैक्टिकली कि भाई एक्चुअल में कितना कमा रहे हो परसेंटेज बता सकती है, नॉर्मल कितना कमा रहे हो उसका हम एस्टिमेशन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर क्या दे रखा था? देखो क्वेश्चन के अंदर एक खर्चा दे रखा था पार्टनर्स का। कितना दे रखा था? 6,000 का। तो मैं ये कहूँगा कि 36,000 अगर मैं कमा रहा हूँ तो इसमें से खर्चा कितना हो जाना है? 6,000। ये बताओ, समझ आया? ठीक है, कोई नहीं, इसको मैं एक बार दोबारा बताऊंगा। जब हम पास एडजस्टमेंट करेंगे ना वहाँ पे दोबारा से आएगा ये। मैं फिर भी एक बार बता देता हूँ। देखो हम कर क्या रहे हैं, हम कर रहे हैं फ्यूचर एस्टिमेशन। बात समझ आई कि भाई फ्यूचर में कैसे प्रॉफिट होगा। वो कह रहा है कि फ्यूचर में कितना प्रॉफिट कमाओगे? 36,000 रुपये, लेकिन 6,000 रुपये की सैलरी भी तो दे दोगे। यानी क्वेश्चन के अंदर उसने यहाँ पे प्रॉफिट दिया पर अधूरा दिया। उसने कहा 36,000 कमाओगे, 6,000 का खर्चा होगा। तो भाई अगर वो मुझे नेट 30,000 दे देता तो मैं 30,000 लिखता, लेकिन उसने क्या कहा? फ्यूचर में कमाओगे 36,000, 6,000 का खर्चा होगा। तो भाई एक्चुअल में बचेगा कितना? 30,000 बचेगा। ठीक है, अच्छा माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। क्वेश्चन में नॉर्मल प्रॉफिट गिवन है? नहीं दे रखा, तो नॉर्मल निकालना पड़ेगा। नॉर्मल कैसे निकालते हैं कि भाई हम कितनी कैपिटल लगा रखे हैं। हाँ, कितनी कैपिटल लगा रखी है बताओ क्वेश्चन में इन्होंने? 2 लाख रुपए की। नहीं वो तो पिछला क्वेश्चन था भाई। 2 लाख रुपए लगा रखे हैं, तो 2 लाख। और एवरेज सॉरी नॉर्मल कितना कमाएंगे? 10%। ठीक है, तो कितना प्रॉफिट होगा नॉर्मल? 20,000। अब ये 20,000 मैं यहाँ पुट कर दूँ, यानी मुझे वैल्यू मिल गई है, मैं वैल्यू पुट करता रहता हूँ। तो इसका मतलब 36,000 माइनस 6,000 कितने हो जाएंगे? 30,000 और माइनस 20,000, यानी एक्स्ट्रा कितना कमा रहे हैं? 10,000। ये सुपर प्रॉफिट हो गया। इसको पुट कर दो यहाँ पे, क्योंकि सुपर प्रॉफिट कितने सालों तक कमाएंगे? हो गया, लिख लिया? हाँ हाँ, मेरे साथ साथ ही लिख लिया करो। लग रहा है तुम्हें कि कुछ क्वेश्चन मुश्किल है इसके, या कोई फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे? बिल्ली आ गई भाई, बिल्ली की आवाज़ आ रही है। अच्छा दिखाओ। चल ये हो जाए तो क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं, फिर करेंगे पास एडजस्टमेंट। ठीक है, जो इस क्वेश्चन की जान है, बाकी तो सब बच्ची चीज़ें हैं, इसमें कुछ भी नहीं है ज़्यादा। इसके मेन जो पॉइंट है वो पास एडजस्टमेंट है। चलो क्वेश्चन नंबर 24 पे आ गए। क्या कह रहा है देखो, कह रहा है कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ शर्मा एंड वर्मा इज 2 लाख, यानी कि दोनों ने कैपिटल कितने लगा रखी है? 2 लाख रुपए। एंड द मार्क नहीं 2 लाख नहीं, 2 लाख रुपए। ईच वर्ड नहीं है भाई, देखो याद रखना, ईच वर्ड नहीं लिखा हुआ। उसने लिखा है कैपिटल ऑफ शर्मा एंड वर्मा 2 लाख है, उसने ये लिखा कैपिटल ऑफ शर्मा एंड वर्मा इज ₹2 लाख ईच, ऐसे नहीं लिखा उसने। ठीक है, तो ध्यान रखना टोटल कैपिटल ही 2 लाख है, तो कह सकते हो 1-1 लाख है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? एंड द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि मार्केट से कितना मिलेगा हमें इंटरेस्ट? 15%। यानी कि आप कितनी भी कैपिटल लगाओ नॉर्मली आप कितना कमा लोगे? 15%। ठीक है, घर पे पढ़ने का एक डिसएडवांटेज ये भी है कि घर वाले डिस्टर्ब करते हैं थोड़ा बहुत। तो चल आओ जरा क्वेश्चन नंबर 24 कर रहे थे। यानी इन्होंने कैपिटल कितने लगा रखी है? 2 लाख रुपए। कह रहा है मार्केट में इंटरेस्ट रेट है 15%। एनुअल सैलरी, देखो इस क्वेश्चन में भी सैलरी आ गई, पार्टनर्स की सैलरी कितनी दे रखी है? 12,000 ईच। अब देखो यहाँ पे ईच वर्ड आ गया, मिला? यहाँ पे ईच वर्ड है, इसका मतलब 12,000 जा रही है शर्मा को, 12,000 जा रही है वर्मा को। फिर कह रहा है प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स, पिछले 3 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं 60,000, 72,000 और 84,000। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 3 ईयर्स एवरेज सुपर प्रॉफिट। हमें क्या करना है? गुडविल निकालनी है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट या फिर सुपर प्रॉफिट। ठीक है, चल सबसे पहले मैं दिल्ली 2013 सी का क्या मतलब है? ये दिल्ली 2013 कंपार्टमेंट में आया था। चल सबसे पहले गुडविल की बात करते हैं। भाई गुडविल कैसे निकलती है? गुडविल निकलती है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। ठीक है,
तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्वेश्चन में गिवन है, हाँ क्वेश्चन में गिवन थे नंबर ऑफ ईयर परचेज, बताओ कितने हैं क्वेश्चन में थे। ये रहा वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज, तो 2 लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। फिर जो भी आंसर आएगा वो देख लेंगे। चल अब मुझे क्या निकालना है, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, सुपर प्रॉफिट निकलता है कि भाई हम एवरेज कितना कमा रहे हैं और माइनस नॉर्मल लोग कितना कमा रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, बताओ देख के बताओ क्वेश्चन में कहीं एवरेज प्रॉफिट गिवन है, नहीं ठीक है। क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट गिवन नहीं है तो एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। अब देखो उसने 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है हमें, 60,000, 72,000 और 84,000, लेकिन उसके साथ साथ देखो उसने खर्चा भी दे रखा है, उसने खर्चा भी है। अच्छा चलो देखो कह रहा है कि पिछले 3 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं उसने, कितने 60,000, 72,000 और 84,000, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इसके साथ साथ इसने खर्चा भी दे रखा है एक सैलरी का 12,000 रुपये ईच। तो इसका मतलब जब मैं एवरेज करूंगा ना प्रॉफिट का, तो इसका मतलब इसने प्रॉफिट दे रखा है साथ में खर्चा भी दे रखा है, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में था। तो प्रॉफिट लिखोगे उसके साथ साथ उसका खर्चा माइनस कर दोगे, ठीक है। चल तो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, प्रॉफिट कितना कितना दे रखा था, प्रॉफिट दे रखा था 60, 72 और 84। तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ लिखता हूँ, कहाँ गया ये रहा 60,000, लेकिन इसमें से खर्चा कितना हो जाएगा 24,000। ये समझ आया 24,000 कैसे हो गया, क्योंकि 12,000 ईच था और 2 पार्टनर है तो 12 इंटू 2 कितना हो गया 24,000, ठीक है। तो 60,000, 72,000, अगला आएगा 72,000 माइनस 24,000, फिर 84,000 माइनस 24,000। अच्छा मैं डिवाइड कितने से करूँगा बताओ किसे, हाँ 3 से, नहीं 3 से करोगे, 3 साल का प्रॉफिट है 3 से करोगे, ठीक है। सर हमने हर बार माइनस क्यों करा है सर, ये हर बार इसलिए करा है क्योंकि हर साल पे करेगा वो। पहले साल 60,000 कमाए, 24,000 सैलरी दे दी, तो कितना बच गया प्रॉफिट 36,000 का, ठीक है। ऐसे ही फिर कमाए अगले साल 72,000 रुपये, पर अगले साल सैलरी देगा, क्योंकि यहाँ देखो ना उसने क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि एनुअल सैलरी, देखो एनुअल सैलरी दे रखी है, तो इसका मतलब जब ऐसा थोड़ी ना कि एक साल में सैलरी दोगे अगले साल उसको सैलरी नहीं दोगे। अगर हर साल प्रॉफिट कमा रहे हो तो हर साल सैलरी दे रहे हो। तो भाई 60,000 कमाए 24,000 रुपये दिए, 72,000 कमाए 24,000 रुपये दिए, 84,000 कमाए 24,000 रुपये दिए, नहीं समझ आया। चल तो 60,000 माइनस 24,000, फिर 72,000 माइनस 24,000, फिर 84,000 माइनस 24,000 डिवाइड बाय 3, यह आ जाएगा 48,000, एवरेज आ जाएगा 48,000। मेरे साथ साथ लिख लेना भाई, लिख रहे हो साथ साथ, नहीं सर देख रहा हूँ, लिख लो साथ साथ लिख लो। तो ये आ गया 48,000, एवरेज प्रॉफिट आ गया 48,000, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहीं नॉर्मल प्रॉफिट दे रखा है, क्वेश्चन में नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दे रखा, लेकिन क्वेश्चन के अंदर उसने कैपिटल बता रखी है, कितनी कैपिटल बता रखी है 2 लाख रुपए, ठीक है। तो हम नॉर्मली कितना कमाते हैं, NRR कितना है बताओ क्वेश्चन में 15%। तो अगर 2 लाख रुपए कमा रहे हैं 15% मिलेंगे तो कितना कमाएंगे नॉर्मली 30,000, लेकिन हमने कमाए कितने एक्चुअल में 48,000, 48,000। भाई एवरेजली हम कितना कमा रहे हैं 48,000, लेकिन नॉर्मली कितना कमाना चाहिए था 30,000। इसका मतलब हम कितना एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, जितना एक्स्ट्रा कमा रहे हैं वही मेरा क्या कहलाता है सुपर प्रॉफिट, ठीक है। तो वो सुपर प्रॉफिट कितने सालों तक कमाओगे वही मेरा क्या बन जाएगी गुडविल, नहीं समझ आया। 36,000 रुपये हो गया क्वेश्चन। कल मैंने एक वीडियो भी डाली थी बिजनेस स्टडीज की लेवल ऑफ मैनेजमेंट की, देखी थी। अभी कोई भी नहीं देख रहा, ना तो बिजनेस की देख रहा है कोई भी, है ना, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहा है, तो भी नहीं कोई भी नहीं दे रहा। वो इसलिए क्योंकि जब तक स्कूल खुलेंगे नहीं, पेपर नहीं होंगे, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म का प्रेशर नहीं होगा, काम पूरा करने का प्रेशर नहीं होगा, तब तक सब ऐसे ही मजे में कर रहे हैं। लेकिन जब आएगा ना ये प्रेशर एकदम से, तब बच्चे डर जाएंगे कि यार ये भी रह गया, ये भी पढ़ना रह गया। हालांकि उन्होंने 30% कोर्स इसीलिए कम करा है क्योंकि उनको पता है कि भाई जब बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाएंगे तो फिर पेपर कैसे दे पाएंगे। लेकिन ये कि 70% कोर्स तो है अभी तक। क्लास के टॉपर भी है ना सर मेरी,
जो टॉपर है क्लास के, हाँ मैं उन तक को फोन कर रहा था कि भाई क्या चल रहा है तुम्हारे यहाँ। बोला भाई कुछ नहीं, अक्षर मारते हैं बैठे, कोई नहीं पढ़ा उसमें। कोई नहीं पढ़ रहा। देखो मेरे अकॉर्डिंग पता क्या है कि मैं किसी से पूछता ही नहीं कभी भी। मेरे स्कूल टाइम से आदत है, मैं कभी नहीं पूछता किसने कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा। एग्जाम में भी ऐसे बच्चे कहते थे ये चैप्टर कर लिया वो चैप्टर कर लिया, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। किसी ने पूरा पढ़ा हो किसी ने नहीं भी पढ़ा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि देखो पेपर मुझे देना है, ठीक है, तो मुझे पता होना चाहिए कि मैंने कितना पढ़ा है। मुझे सामने वाले से क्या मतलब है। क्या होता है कि जब हम सामने वाले से पूछते हैं ना और वो कहता है कि यार कुछ नहीं पढ़ा, तो हम भी ना डिमोटिवेट हो जाते हैं। हमने सोचा चलो यही नहीं पढ़ रहा तो हम क्या करेंगे पढ़ के। और फिर अगर दूसरा हो कि भाई सामने वाला बोले यार हमने तो इतना पढ़ लिया हमने ये कर लिया, तो फिर हम और डिमोटिवेट हो जाते हैं, यार उसने तो पढ़ लिया हमने तो पढ़ा ही नहीं। तो दोनों ही चीज़ें बेकार होती हैं, इसलिए मैं कभी नहीं पूछता। हाँ मैं कभी नहीं पूछता किसी से कितना पढ़ लिया कितना नहीं पढ़ लिया। हाँ ये हो सकता है कि जैसे कि भाई टाइम के अकॉर्डिंग कि भाई कितने चैप्टर भी अभी तक कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है, और कितने टॉपिक्स के लिए कंप्लीट करा दिए हैं, ये चीज़ें डिस्कस हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन ये डिस्कस करना कि तुमने कितना पढ़ लिया, पढ़ाई कैसी चल रही है, कितना पढ़ रहे हो, उससे कोई कंसर्न ही नहीं है, क्योंकि उसके पढ़ने ना पढ़ने से हमारे ऊपर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। चलो इसको कंप्लीट करो, फिर आते हैं पास एडजस्टमेंट पे, जो इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट है और एग्जाम में भी अब वही आता है। मतलब ये लगा लो कि आज से 3 साल पहले 3 या 4 साल पहले ना पास एडजस्टमेंट इसमें था ही नहीं, और अगर था भी ना तो सिर्फ 2 क्वेश्चन थे, वो भी एग्जाम में नहीं आते थे। और मैं तो कहता हूँ अच्छी बात है इन्होंने डाला, क्योंकि ये जो पास एडजस्टमेंट है ना, देखो ये सब चीज़ें तो रट्टा लगा के कर सकता कोई भी, कि फॉर्मूले का रट्टा लगा लिया, चीज़ें यहाँ वहाँ पुट करे हो गया। पास एडजस्टमेंट में रट्टा नहीं लगा सकते, क्योंकि इसलिए तो देखो मैंने कहा था कि पास एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन जो है ना वो सीए फाइनल में भी आता है। अब वो सीए फाइनल में इसलिए आता है क्योंकि पास एडजस्टमेंट जो होती है उसको रटा नहीं जा सकता, वो सिचुएशन बेस्ड है। क्योंकि एस्टिमेशन जो तुम करोगे वो पास्ट के अकॉर्डिंग करोगे, पास्ट में क्या हुआ था उसको बदलना है एज पर प्रेजेंट। अब उसको प्रेजेंट कैसे बदलना है वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, क्योंकि मार्केट में सिचुएशन क्या चल रही है। तो इसका मतलब हर क्वेश्चन अलग तरीके से होता है, ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन को आप एक तरीके से कर लो, एक फॉर्मेट बना दी उसको रट्टा लगा लिया। हालांकि मैं एक फॉर्मेट बनाऊंगा लेकिन वो एक जर्नल फॉर्मेट होगी, यानी कि अगर ऐसी ऐसी चीज़ें आएंगी तो ऐसे कर सकते हो। लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ भी चीज़ बदल गई तो वहाँ दिमाग लगाना पड़ेगा, और वो दिमाग तभी लगा सकते हो जब पास एडजस्टमेंट समझ आ जाएगी कि भाई ये क्या कहना चाह रहा है और मुझे कैसे ठीक करना है इसको। गुडविल वैल्यूएशन, with past एडजस्टमेंट्स, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और बता दूं, ये सिर्फ 2 ही मेथड में चलेगा मेरे पास, 2 के 3 मेथड में चलेगा। एक ही चलेगा एवरेज प्रॉफिट वाले में, ठीक है। दूसरा ये चलेगा मेरा वेटेड एवरेज में, यानी पास एडजस्टमेंट मेरे पास एवरेज वाले में आ सकती है, वेटेड एवरेज वाले में आ सकते हैं और सुपर प्रॉफिट में आ सकती है। यानी एक और मेथड था याद है, कैपिटलाइजेशन मेथड। तो कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर पास एडजस्टमेंट तुम्हारे लेवल पे तो नहीं आएगी, ऐसा नहीं है कि आ नहीं सकती, आ सकती है पर तुम्हारे लेवल पे नहीं आएगी। तुम्हारे लेवल पे तो ये भी नहीं आएगा मेरे ख्याल से, ये जो है ना सुपर प्रॉफिट वाला जो है इसके अंदर भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इसका कोई क्वेश्चन भी नहीं दिया हुआ, ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं आ सकता, अगर आ सकता है तो कर लेंगे, वो भी कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं लगता इसमें आएगा। तो हमारे लेवल पे अभी पढ़ना क्या है, हमें सिर्फ 2 ही इसके लिए पढ़ना है, एक इसके लिए और इसके लिए, ठीक है। चलो लिख लिया। अब देखो पास एडजस्टमेंट कुछ नहीं है, सिंपल दिमाग लगाना, कॉमन सेंस लगाना, तुम्हें अपने आप ही पता चल जाएगा कि हमें करना क्या है। देखो हम आज की डेट पे खड़े हैं यानी कि 2020 में, और आने वाले 4 साल यानी कि 2021, 22, 23 और 24, ठीक है, मुझे अपने आने वाले सालों के लिए अपना प्रॉफिट एस्टिमेशन करना है। क्या करना है? प्रॉफिट एस्टिमेशन, ठीक है। और यही तो क्या होता है मेरा गुडविल, फ्यूचर प्रॉफिट तो मेरी क्या होती है? गुडविल, ठीक है। क्योंकि मैं सारे प्रॉफिट्स को, जितने भी फ्यूचर पे प्रॉफिट कमाने वाले उनको जोड़ के आज बता दूंगा कि इतना प्रॉफिट में कमाने वाला हूं, वही मेरी क्या हो जाती है? गुडविल हो जाती है। चलो, लेकिन फ्यूचर के प्रॉफिट को एस्टिमेट करने के लिए मुझे कहां जाना पड़ता है बताओ? पास्ट में, ठीक है। तो यानी कि हम जाएंगे 19, 18, 17, 16। ये बताओ समझ आया? अच्छा वैसे मैं एक चीज़ बताऊं, मैं 2020 को स्किप कर गया उसमें, ठीक है, पर कोई नहीं, हमें क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्रैक्टिकली। लेकिन ऐसा नहीं होता प्रैक्टिकली, अगर मैं 21 पे हूँ, 21 का निकाल रहा हूँ, तो मैं पहले किस पे जाऊँगा? 20 पे, फिर जाऊँगा 19 पे, ठीक है। पर अभी क्वेश्चन के लिए हम 20 ही मान के चलते हैं, आज निकाल रहे हैं तो इस वाले ईयर को स्किप कर देते हैं। ये बताओ समझ आया? चलो
तो हम क्या कहेंगे, हम पूछेंगे इससे कि भाई आपने कितना कितना प्रॉफिट कमाया था। तो ये कह रहा है कि भाई 2016 के अंदर इसने 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया था। ठीक है, हमने कहा ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन इसने कहा कि भाई इस साल क्या हो गया था, हमारे यहाँ पे ना एक आग लग गई थी, एक हमारी ब्रांच थी या एक दुकान थी जहाँ पे आग लग गई थी, और आग लगने की वजह से हमें नुकसान हो गया 80,000 रुपये का। ये बताओ समझ आया? ठीक है, देखो उसने प्रॉफिट कमाया, कितना प्रॉफिट कमाया? 1 लाख रुपए, लेकिन उस साल आग लगने की वजह से कितना नुकसान हो गया? 80,000। ठीक है, अच्छा अब ये कंफ्यूज मत हो ना कि यहाँ पे लॉस लिखा हुआ तो प्रॉफिट कैसे कमा लिया। ये समझ आया? मतलब इस नुकसान के बावजूद भी उसने प्रॉफिट कमाया है, ये कहना चाह रहा है। बताओ समझ आया नहीं आया? ठीक है, ऐसे सपोज करो 2 दुकानें हैं, ठीक है, एक उसकी करोल बाग में है, एक उसकी पहाड़गंज में है। ठीक है, बिजनेस एक ही बंदे का है, 2 दुकानें हैं। एक दुकान जो करोल बाग की थी उसमें उसकी आग लग गई, तो आग लगने की वजह से उसको कितना नुकसान हुआ? 80,000 का। लेकिन पहाड़गंज वाले से उसने प्रॉफिट कमाया, तो कुल मिला के प्रॉफिट कितना कमाया उसने? 1 लाख। लेकिन एक जगह से उसको नुकसान भी हो गया। आप समझ आया? ठीक है, यानी कि ये कह सकते हो कि भाई एक पहाड़गंज वाले से तो उसने 1 लाख कमा लिए, लेकिन जो करोलबाग वाले से कमा सकता था, बल्कि कमाने की जगह उसने कितने गवा दिए? 80,000 रुपये गवा दिए। ये बताओ समझ आया? एक बार दोबारा बताऊं। चल अब 2017 की बात करते हैं। हमने से पूछा 2017 में आपने कितना प्रॉफिट कमाया? कह रहा इस साल मैंने 50 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया। ये कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? तो 1 लाख का प्रॉफिट पिछले साल था, इस साल 50 गुना प्रॉफिट कमा लिया। तो हमने से पूछा कि भाई ऐसा कैसे हो गया? इसने कहा कि भाई एक है ना कस्टमर हमारे पास आया और उसने ना हमसे सामान खरीदा, उसके पास पैसे नहीं थे। तो हमने कहा फिर, कह रहा उसके पास एक लॉटरी का टिकट था, वो उसने दे दिया। हमने कहा ठीक है। तो कह रहा वो जो लॉटरी थी ना, उस पर मुझे 48 लाख रुपए की लॉटरी लग गई। ठीक है, तो पहले तो मैंने उसको कहा कि देखो ये लॉटरी जो लगी है ये तो आपकी पर्सनल होनी चाहिए, ये तो बिजनेस की होनी नहीं चाहिए। उसने कहा लेकिन ये तो बिजनेस से हुई है, उसने सामान खरीदा बिजनेस से, उसने पैसे की लॉटरी दे दी। बताओ समझ आया? तो ये लॉटरी के पैसे भी किसके हुए? बिजनेस के हुए, उसके पर्सनल नहीं हुए। ठीक है, चलो ये समझ आ रहा है कि मैं क्या क्या सिचुएशंस डाले जा रहा हूँ? बस दिमाग लगाते चलना, अपने आप चीज़ें पता चल जाएंगी क्या करना है। चलो अब आते हैं 2018 पे, इसको यहाँ लिख देता हूँ। कह रहे कि 2018 के अंदर हमें लॉस हो गया था। कितने का लॉस हो गया था उसको? वो कह रहा है कि 2 लाख रुपए का लॉस हो गया था। ठीक है, बताओ समझ आया? ठीक है, अब ये कह रहा है कि ये 2 लाख रुपए का जो लॉस हो गया था ना, इसमें हुआ क्या था इस साल? यहाँ पे जो हमारे लेबर थे ना, उन्होंने स्ट्राइक कर दी थी, या फिर यहाँ पे दंगे फसाद हो गए थे, राइट्स हो गए थे, जिस वजह से क्या हुआ, हमें 2 लाख रुपए का नुकसान हो गया। बताओ समझ आया? ये नहीं आया? ठीक है, चलो, या फिर मैं कह सकता हूँ ये स्ट्राइक की वजह से इसको 5 लाख रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। यानी एक्चुअल में तो लॉस 2 लाख का हुआ, लेकिन स्ट्राइक की वजह से कितना लॉस हुआ उसको? 5 लाख का। बताओ समझ आया? ठीक है, फिर हमने इससे पूछा 2019 में, कहा गया ये रहा कि 2019 में क्या हुआ। तो उसने कहा 2019 में तो मैंने 1.5 लाख रुपए कमाए, बस इसमें कुछ भी गड़बड़ी नहीं हुई, कोई लॉटरी नहीं लगी, कोई स्ट्राइक नहीं हुई, कुछ नुकसान नहीं हुआ, सिंपल हमने कमाया। ये बताओ समझ आया नहीं है? अब मुझे ज़रा सोच के बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगा के, कॉमन सेंस लगाना। देखो अब मुझे क्या करना है, इस पास्ट के प्रॉफिट को फ्यूचर के प्रॉफिट्स में कन्वर्ट करना है। ये करूंगा मैं। तो बताओ, जब मैं 2021 के प्रॉफिट के लिए से पूछूंगा कि भाई कितना कमा सकता है, तो मैं किस पे जाऊंगा? 2016 पे। ठीक है, हालांकि मुझे 19 पे जाना चाहिए, पर मैं किस पे जा रहा हूँ? 2016 पे। ठीक है, तो बताओ 2016 में कितना कमाया उसने? मैं ये 1 लाख रुपए सही ले लूंगा, मतलब ये 1 लाख रुपए ले लूंगा, या मुझे इस 1 लाख को थोड़ा ठीक करना पड़ेगा? सोचो जरा, ठीक करना पड़ेगा। बताओ रीजन क्या है? हाँ, नहीं लॉस हुआ था, देखो बिजनेस में तो प्रॉफिट लॉस चलता रहता है, लेकिन मैं इसको ठीक क्यों करूंगा? बताओ। नहीं, वो तो क्वेश्चन में होता है। देखो पिछले क्वेश्चन जैसे हमने करे थे, जब लॉस था तो लॉस को मैं माइनस कर देता था, तो बिजनेस के अंदर प्रॉफिट और लॉस तो चलता रहता है। पर मैं इस 1 लाख को ठीक करूंगा, और क्यों करूंगा उसका रीजन बताओ जरा सोच के। देखो सिंपल सोचो, मैं इसकी दुकान खरीदने जा रहा हूँ, ठीक है, इसने मुझसे कहा कि भाई 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, या फिर मान लो तुम दुकान बेच रहे हो, ठीक है, तो हमने कहा ठीक है, अगर 16 में 1 लाख कमाए थे तो 21 में भी 1 लाख ही कमाओगे। तो बताओ मान जाओगे या नहीं मानोगे तुम कि अच्छा हाँ ठीक है 16 में 1 लाख कमाए तो उसके अकॉर्डिंग 21 में भी 1 लाख ही होंगे, या इस प्रॉफिट को ठीक करवाओगे?
क्या करोगे इसके अंदर बताओ? प्रैक्टिकली सोचो। देखो अगर प्रैक्टिकल सिचुएशन में आ गए ना तो समझ जाओगे। सोचो कि दुकान पे तुम हो, ठीक है, तुमसे मैंने बिजनेस खरीदने जा रहा हूँ, तो तुम अपने गुडविल की बात कर रहे हो। तुमने कहा कि 1 लाख रुपए कमाए, ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है 21 में भी 1 लाख रुपए कमाएंगे, लेकिन उस साल तुम्हें 80,000 रुपये का नुकसान हो गया था आग लगने की वजह से दुकान में। तो 21 में प्रॉफिट कितना होना चाहिए? सोचो जरा, थोड़ा दिमाग लगाओ। देखो ये हमारी दुकान है, ठीक है, कितना प्रॉफिट कमाया हमने? 1 लाख रुपए। लेकिन दूसरी वाली दुकान में नुकसान हो गया कितने का? 80,000 का। ये नुकसान क्यों हुआ? क्योंकि आग लग गई थी। अब तुम अपने दोनों दुकानें यानी कि बिजनेस बेच रहे हो, तो जब आगे चल के हम कह रहे हैं कि भाई उस साल आपने कितना कमाया प्रॉफिट? 1 लाख का, तो आगे भी आप 1 लाख ही कमाओगे। तो मेरी बात से सहमत हो या नहीं हो? और अगर नहीं हो तो क्यों नहीं हो? प्रैक्टिकली सोचोगे, प्रैक्टिकली आ जाएगा ना दिमाग में। क्या चीज? सर इसमें लॉस भी, फिर से लॉस भी। तो 1 लाख लेना चाहिए या इसको ठीक करना चाहिए? इसको ठीक करना चाहिए। क्या ठीक करोगे? तो वही तो सोच रहा हूँ। चलो मैं बताता हूँ। देखो प्रैक्टिकली है ना, जब तक दिमाग में नहीं आएगा ना तब तक नहीं सोच पाओगे। तुम प्रैक्टिकली सोच ही नहीं रहे अभी भी। अब मैं बताता हूँ, प्रैक्टिकली सोचो ज़रा। देखो अगर ऐसा होगा, खुद सोचो, अगर ऐसा होगा तो तुम तो नुकसान में आ जाओगे, क्योंकि मैं जितने फ्यूचर प्रॉफिट कम लगाऊंगा उतनी तुम्हारी गुडविल कमाती जाएगी, और जितनी गुडविल कमाएगी उतने मैं तुम्हें कम पैसे दूंगा, ठीक है। अब ज़रा सोचो प्रैक्टिकली, अगर यहाँ पे मैं होता, ठीक है, या कोई भी जो प्रैक्टिकल पर्सन है ना, वो क्या बोलेगा कि देखो वैसे तो मैंने 1 लाख कमाए लेकिन मुझे 80,000 का नुकसान हुआ। अभी 80,000 का नुकसान जो है ना, ये नुकसान बिजनेस का नहीं है भाई, ये तो गलती से हो गया, ये तो आग लगने की वजह से हो गया। अब ऐसा थोड़ी ना कि भाई आप 2021 में 1 लाख कमाओगे और 80,000 का नुकसान आग लगा के हो जाएगा आपका। या फिर अगर नहीं भी होगा तो आप बोलोगे भाई ठीक है, 80,000 का नुकसान इसका 16 में हुआ था तो मैं 21 में भी दुकान को आग लगा देता हूँ अपना 80,000 का नुकसान करवाने के लिए। बताओ समझ आए? हाँ, ऐसे नहीं होता। यानी कि ये जो आग लगने की वजह से नुकसान हुआ कितना हुआ? 80,000 का। भाई आपके साथ हुआ था, हमारे साथ थोड़ी ना होगा। बताओ समझ आया? तो इसका मतलब ये जो अगर आग नहीं लगती, बताओ अगर ये आग नहीं लगती तो इस साल यानी 2016 में कितने कमाता है? नहीं, 1,80,000 भाई, 1 लाख तो कमा ही लिए थे ना उसने। नहीं समझ आया? एक बार दोबारा बताऊं, ठीक है। यानी कि देखो सिंपल है, कहने का मतलब क्या है कि भाई अगर कोई भी ऐसा नुकसान हो रहा है जो बिजनेस का नहीं है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना आप मान के चलोगे कि भाई 2016 में नुकसान हुआ था एबनॉर्मल या आग लगने से या फिर किसी भी और तरीके से जो बिजनेस का नहीं है, एबनॉर्मल है, तो फ्यूचर में भी वही होगा। यानी 2016 में आग लगी थी तो 2021 में भी आग लगेगी। बताओ ऐसा होगा? नहीं। तो यानी इससे एक चीज समझ आई। क्या समझ आया? कि जो भी पास्ट में प्रॉफिट गिवन होता है, जो भी मुझे पास्ट में प्रॉफिट गिवन होता है, ठीक है, वो अनबैलेंस होता है। अनबैलेंस का मतलब इसके अंदर कुछ ऐसे आइटम्स होती हैं जो कि बिजनेस की नहीं है, ठीक है। तो मुझे इसको बैलेंस करने के लिए या फ्यूचर में लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इस प्रॉफिट को ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। और कैसे बैलेंस करूंगा इसको मैं? भाई जो भी आपकी नॉन बिजनेस वाली चीजें हैं ना, वो सारी हटा दो। जितनी भी नॉन बिजनेस वाली हैं वो सारी की सारी इसमें से हटा दो, क्योंकि मैं बिजनेस खरीद रहा हूं ना, तो मुझे तो बिजनेस से मतलब है। नहीं समझ आया? तो यानी इसका मतलब ये जो 2021 है, यहाँ पे हम प्रॉफिट 80,000 और जोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि भाई आपको 80,000 का नुकसान हुआ था आग लगने की वजह से, हमें थोड़ी ना होगा। तो आप अगर 1 लाख कमाए आपने, लेकिन हम तो कितना कमाएंगे? 1,80,000। ये बताओ समझ आया? एक बार दोबारा बताऊं, पक्का? चलो अब दूसरे साल की बात करते हैं। इसी वजह से तो मैं कह रहा था ये इंटरेस्टिंग है, यहाँ दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। नहीं तो देखो मैं भी इसका एक फॉर्मूला बना सकता हूँ, एक फॉर्मेट बना के करा सकता हूँ, उसके अंदर क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन फिर उसका फायदा नहीं है ना अगर दिमाग काम नहीं करेगा तो। अब मुझे 2017 में बताओ, सोच के जरा, 2017 में इसने कितना प्रॉफिट कमाया? 50 लाख का। 50 लाख, ठीक है। तो बताओ मैं भी क्या 2022 में 50 लाख कमाऊंगा? नहीं सर। मैं कितना कमाऊंगा? अगर हम इस प्रॉफिट को भी ठीक करेंगे। हाँ, कैसे करेंगे बताओ? इस प्रॉफिट में गड़बड़ी क्या है ये बताओ? गड़बड़ी सोच लो क्या है और ठीक करना है बस।
उसके पास पैसे नहीं थे, उसको लॉटरी की टिकट दे गया। हाँ तो जरूरी थोड़ी है अगले साल अगर किसी के बिल्कुल, पास क्या हाँ कुछ नहीं होगा तो हमें लॉटरी का टिकट दे जाएगा। बिल्कुल, यानी कि हम इसको क्या बोलेंगे कि भाई 2017 में आपको 50 लाख का प्रॉफिट हुआ था, ये हुआ था आपको लॉटरी लगने की वजह से। तो भाई आपको लॉटरी लग गई थी, हमें थोड़ा ना लॉटरी लगेगी। तो इसका मतलब अगर ये लॉटरी ना लगी होती तो कितना कमाते? 2 लाख। आप समझ आया, मैंने प्रॉफिट को ठीक कर दिया। यानी मैंने क्या करा, देखो जो नॉन बिजनेस के आइटम्स थी उनको अलग कर दिया। आपको पिछले साल एक लॉस हुआ था जो नॉन बिजनेस का था, तो मैंने उसको अलग कर दिया। अब लॉस को अलग करोगे तो इसका मतलब प्रॉफिट इंक्रीज होगा। देखो लॉस को हटाने का मतलब है प्रॉफिट को बढ़ाना, और प्रॉफिट को हटाने का मतलब है प्रॉफिट को कम करना। बताओ समझ आया नहीं आया? एक बार दोबारा बताऊं, ठीक है? तो मैं उसको क्या बोलूंगा, भाई आपको तो 48 लाख की लॉटरी लगी थी, तो ये तो नॉन बिजनेस की है। बिजनेस से कितना कमाया उसने? वो क्या बोलेगा, भाई बिजनेस से तो 2 लाख ही कमाया, 48 लाख तो लॉटरी से कमाया। तो भाई मैं तो आपका बिजनेस खरीद रहा हूँ, मैं आपकी लॉटरी थोड़ा ना खरीद रहा हूँ। और ऐसा थोड़ा ना कि भाई आपको लॉटरी लगी थी हमें भी लॉटरी लगेगी, तो मैं तो सिर्फ बिजनेस के प्रॉफिट उठाऊंगा, और वो भी सही वाले। तो मैं 50 लाख में से 48 लाख तो आपको लॉटरी के हटा दूंगा। एक्चुअल में आपने बिजनेस का कितना कमाया? 2 लाख रुपए, तो मैं भी कितना लूंगा? 2 लाख रुपए। ये बताओ समझ आया? चलो अब 2018 के लिए देखो, आओ 2018 की कहानी पे। 2018 में क्या हुआ, इसको नुकसान हो गया। कितने रुपए का नुकसान हो गया? टोटल नुकसान हुआ 2 लाख का, लेकिन इसको 5 लाख का नुकसान अलग से हुआ। और वो नुकसान क्यों हुआ? क्योंकि वहां पे दंगे फसाद हो गए थे, स्ट्राइक हो गई थी, राइट्स हो गए थे। बताओ समझ आया? यस। तो बताओ अगर टोटल मिला के 5 लाख हुआ था उसका। नहीं, ये सिर्फ दंगों की वजह से हुआ। तो टोटल 7 लाख हो गए। नहीं, टोटल साल तक नहीं। देखो इसको ऐसे समझो, ठीक है? यहां पे उसका सेल आ रही थी, लेट सपोज सेल आ रही थी उसकी 10 लाख रुपए, ठीक है? और यहां उसकी परचेज थी, लेट सपोज 2 लाख रुपए। तो प्रॉफिट कितना हुआ बताओ? 8 लाख का प्रॉफिट हुआ, ठीक है? लेकिन क्या हुआ, यहां पे स्ट्राइक हो गई या फिर दंगे फसाद की वजह से उसका एक और नुकसान हो गया। बताओ समझ आया? ठीक है, लेट सपोज यहां पे नुकसान हो गया उसका 12 लाख का। अब बताओ ये प्रॉफिट किस में कन्वर्ट हो गया? लॉस में। कितना नुकसान हो गया इसको? 4 लाख का। ये समझ आया? ठीक है, तो ये ऐसे है, ये वाला लॉस अलग है और ये वाला लॉस अलग है, ठीक है? तो स्ट्राइक की वजह से कितना नुकसान हो गया उसको? 5 लाख का, पर ओवरऑल लॉस कितना हो गया? 2 लाख का। ये बताओ समझ आया? अब मुझे बताओ जरा 2023 में सही प्रॉफिट क्या होना चाहिए? यानी मैं सिंपल क्या कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि देखो भाई आपको नुकसान कितना हुआ? 2 लाख का। और वो नुकसान 2 लाख का कब हुआ? जब 5 लाख का नुकसान आपको किससे हो गया? स्ट्राइक की वजह से। अगर ये स्ट्राइक नहीं होती, अगर ये स्ट्राइक नहीं होती, अगर ये दंगे नहीं होते, अगर ये राइट्स नहीं होते, तो कितना प्रॉफिट होता बताओ इसको? ये सिंपल तो है। देखो भाई अगर ये दंगे नहीं होते तो ये 5 लाख का नुकसान होता या नहीं होता? देखो ना, सिंपल है भाई। मुझे कितना लॉस हो रहा है? मुझे ओवरऑल लॉस हो रहा है 2 लाख का, ठीक है? और जो दंगे हुए उस वजह से कितना नुकसान हुआ? 5 लाख का। अगर ये स्ट्राइक नहीं होती, ठीक है, ये दंगे नहीं होते, स्ट्राइक नहीं होते, तो ये 5 लाख रुपए नुकसान होते? नहीं होते। तो ये 5 लाख रुपए क्या होते? प्रॉफिट होते। क्योंकि अगर नुकसान नहीं होता तो उसका अपोजिट प्रॉफिट ही तो होता। तो एक्चुअल में मुझे प्रॉफिट कितना होता फिर? 3 लाख का। ये समझ आया नहीं आया? एक बार दोबारा बताऊं, ठीक है? एक बार दोबारा। मीटिंग ऑफ नहीं हुई सर? हाँ पता नहीं, चलता रहता है इसका अपनी मर्जी से, कभी ज़्यादा चलता है कभी देर से चलता है। मैंने वैसे 5:45 तक का लगा रखा था, चलो देखते हैं। वैसे 1.5 घंटे का टाइम तो देता ही है। चलो ये बताओ समझ आया? नहीं, 1.5 घंटा देता है। अगर एक जने से बात कर, इसमें कुछ है कि अगर 1 या 2 लोग हैं ना तो 1.5 घंटा देता है, नहीं तो 45 मिनट देता है, ठीक है? तो यानी कि मैंने क्या करा, मैंने सिंपल कहा कि देखो मुझे टोटल नुकसान तो 2 लाख का है, लेकिन इस स्ट्राइक की वजह से 5 लाख का है। अगर ये नुकसान 5 लाख का हटा दूं तो ये 5 लाख का हटते ही क्या हो जाएगा? प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। 5 लाख का नुकसान जैसे कम हुआ तो प्रॉफिट भी कितना इंक्रीज होगा? 5 लाख का। तो अल्टीमेटली प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 3 लाख का। ये समझ आया या नहीं आया?
तो यानी कि 2023 के अंदर कितना प्रॉफिट होना चाहिए? 3 लाख का। और 2019 में तो इसको कुछ नहीं हुआ, 2019 में 1.5 लाख का प्रॉफिट था, तो हम बोलेंगे ठीक है, तो 2024 में भी कितना हो जाएगा? 1.5 लाख का। क्यों? क्योंकि यहाँ तो कुछ विचित्र घटना घटी नहीं, इसके साथ कुछ एबनॉर्मल हुआ ही नहीं है। ये बताओ समझ आया या नहीं आया? ठीक है, चल एक क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, मैं इसके बारे में लिखाऊंगा पर अगली क्लास में लिखाऊंगा, पहले एक क्वेश्चन करते हैं। ये बताओ समझ आया कि भाई किस तरीके से हमें दिमाग लगा के प्रॉफिट को ठीक करना है। यानी सिंपल कहने की बात यह है कि भाई मैं उसका बिजनेस खरीद रहा हूँ, तो अगर आपके साथ कोई एबनॉर्मल घटना घटी है तो वो मेरे साथ थोड़ी ना घटेगी। भाई आपके साथ आग लग गई, आपके साथ दंगे हो गए, आपके साथ लॉटरी लग गई, वो जितनी एबनॉर्मल चीज़ें हैं वो सबको मैं हटा दूंगा। प्रॉफिट हटा दूंगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, लॉस हटा दूंगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। हालांकि मैं इसके एक स्टेटमेंट भी लिखवाऊंगा, ठीक है, चिंता मत करना। आओ क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में तो कुछ भी नहीं है भाई। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आओ, मिला? कह रहा है दिव्या परचेज, देखो यहाँ पे परचेज कर रही है ज्योति बिजनेस। देखो मैंने कहा था ना, जब भी हम उसका बिजनेस खरीदते हैं तो हमें गुडविल निकालनी होती है, तो यहाँ पे गुडविल निकलेगी क्योंकि उसका बिजनेस परचेज करा जा रहा है। कह रहा है 1 अप्रैल 2020 को प्रॉफिट शोन बाय ज्योति बिजनेस, यानी कि ज्योति के बिजनेस के जब हमने प्रॉफिट देखे, ठीक है, लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर के, तो 18, 19, 20 ये 3 साल के प्रॉफिट मुझे उसके दिखे। ठीक है, चल कितना कितना प्रॉफिट दिखा बताओ? 2018 में कितना प्रॉफिट कमाया? 1 लाख रुपए, इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन। अब ये एबनॉर्मल गेन क्या है? ये लॉटरी है भाई, लॉटरी तो होती है एबनॉर्मल गेन। ठीक है, उसके बाद 2019 में 1,25,000 प्रॉफिट कमाया आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस क्या होता है हमारा? जैसे आग लग गई, फायर, कितना नुकसान हो गया था? 25,000 का। समझ आया? उसके बाद 2020 में कह रहा है 1,12,500 एक्सक्लूडिंग 12,500 इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ फर्म्स प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर्ड। कह रहा है कि हम पिछले साल है ना इंश्योरेंस कराना भूल गए, लेकिन अब तो कराना पड़ेगा। यानी मैं उसको ये कह रहा हूँ बिजनेस खरीदने के लिए कि भाई आपने इंश्योरेंस नहीं कराया तो आपकी गलती है, भाई हमें तो इंश्योरेंस कराना पड़ेगा। ये बताओ समझ आया? ठीक है, कोई नहीं भी समझ आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी कराता हूँ मैं। ठीक है, फिर कह रहे हैं कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फर्म गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज। ठीक है, ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स, यानी कि एवरेज प्रॉफिट करो और 2 ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दो तो गुडविल निकल आएगी। आओ जरा, लेकिन यहाँ पे मुझे एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे सबसे पहले तो क्वेश्चन को के प्रॉफिट्स को ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5, 8। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे साथ साथ बनाओ, मेरे साथ साथ लिख लेना इसको। स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट। ये मुझे क्यों बनाना पड़ रहा है? क्योंकि पास्ट में कुछ गलतियां हो गई थी, उन गलतियों को ठीक करने के लिए मुझे उसमें एडजस्टमेंट्स करनी पड़ रही है। ठीक है, यहां लिखता हूं मैं ईयर। कौन कौन सा ईयर दे रखा है उसने मुझे? ईयर दे रखा है 2018, 19 और 20 का। ठीक है, और इसने मुझे दे रखा है प्रॉफिट। कितना कितना प्रॉफिट दे रखा है? 1 लाख, 1,25,000, 1,12,500। 1,12,500। ठीक है, चलो अब रुक जाओ, अब जैसे मैं करा रहा हूं ना वैसे करो। ठीक है, ये लिख लिया? नहीं सर, बुक आ रही थी। अच्छा, बुक आ रहा था, चलो कोई नहीं, छोड़ो। ठीक है, एक काम करो, इसको अभी यहीं तक छोड़ दो, पहले देखो उसके बाद करना। ठीक है, मैंने क्या लिखा? मैंने ईयर लिखा 2018, 19, 20 और प्रॉफिट लिख लिए। अब सबसे पहले आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में बताओ क्या लिखा था 2018 पे? कह रहा है इंक्लूडिंग, यानी जो हमने 1 लाख रुपए कमाए ना, इसके अंदर इंक्लूड है। क्या इंक्लूड है बताओ? एबनॉर्मल गेन, यानी कि लॉटरी से हमने कितने रुपए कमा लिए थे? 12,500। तो क्या करूंगा बताओ इस प्रॉफिट को ठीक करने के लिए? मैं इस 12,500 को इसमें जोड़ूंगा या घटाऊंगा? घटा देंगे। बताओ रीजन क्या है घटाने का? भाई तुम्हें लॉटरी लगी थी, हमें थोड़ा ना लगेगी। बिल्कुल, लेस एबनॉर्मल गेन। ये बताओ समझ आया? चलो तीसरा बताओ, दूसरा बताओ जरा क्या लिखा है। कह रहा है 1,25,000 कमाए आफ्टर चार्जिंग। कह रहा है हमें एक नुकसान हो गया था। कितने रुपए का नुकसान हो गया था?
25,000 का, और जो कैसे हुआ था, एब नॉर्मल, ठीक है, यानी आग लग गई थी, बाढ़ आ गई थी, कुछ भी हो गया था 25,000 का। तो बताओ इस 1,25,000 को ठीक करने के लिए क्या करूंगा, इस 25,000 को ऐड करूंगा या माइनस करूंगा, बताओ। माइनस कर दो। नहीं, ऐड करोगे, क्योंकि क्या बोलोगे, एक बार बताओ, माइनस करने से पता क्या कह रहे हैं, कहना चाह रहे हो कि भाई 1,25,000 आपको क्या नाम है, 25,000 का आपको नुकसान हो गया था आग लगने की वजह से, तो फ्यूचर में हमें भी क्या कहते हैं, हमारे भी बिजनेस में आग लगेगी और हमें भी नुकसान होगा। नहीं समझ आया? माइनस करेंगे तो नहीं, अगर माइनस करोगे तो दो बार माइनस कर दोगे। देखो यार, वो सिंपल क्या कहना चाह रहा है, वो कह रहा है कि भाई मुझे 1,25,000 का फायदा हो गया और मैं इसमें से एक्सक्लूड कर चुका हूँ, यानी कि पहले से इसमें 25,000 रुपये चार्ज कर चुका हूँ, माइनस कर चुका हूँ, और ये मेरा एबनॉर्मल लॉस था। इसका मतलब इस 1,25,000 में से ये 25,000 पहले घटे हुए हैं, फिर तुम कह रहे हो कि और घटा दो, तो इसका मतलब क्या है, तुम कह रहे हो कि दो बार आग लग गई और हमें भी फ्यूचर में 2 बार आग लगेगी, ये कहना चाह रहे हो। नहीं समझ आया? हम क्या कहेंगे उसको कि भाई आपके जो 25,000 का नुकसान हुआ ना, ये नुकसान तो एबनॉर्मल है, गलती से हो गया था। अगर ये नहीं हुआ होता, अगर ये 25,000 का नुकसान नहीं हुआ होता तो ये 25,000 यहाँ पे ऐड होते और आपका प्रॉफिट कितना दिखता, 1,50,000। नहीं समझ आया? ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ऐड करूंगा एबनॉर्मल गेन, सॉरी लॉस। ठीक है, अब ये तो मैंने समझाने वाला बता दिया, अब रटने वाला देख लो। सिंपल है, एबनॉर्मल गेन को क्या करा था, माइनस करा था, एबनॉर्मल लॉस को क्या करोगे, प्लस करोगे। ठीक है, ये रटने वाला तरीका है, तो समझने वाला तरीके से समझ लो या रटने वाला तरीके से समझ लो, जैसे सही लगता है। ठीक है, मैं तो सिंपल कहता हूँ कि भाई देखो मुझे, हाँ मैं सिंपल ये कहता हूँ कि जब मैं उसका बिजनेस खरीदने जा रहा हूँ, मैंने बताया था ना तुम्हें कि दिल्ली की एक बहुत बड़ी फर्म है जो कि करोड़ रुपया चार्ज करती है गुडविल निकालने की। वो क्यों लेती है, क्योंकि उसको भाई ऐसी पास एडजस्टमेंट बहुत सारी मिलती हैं, छोटी छोटी बहुत सारी एडजस्टमेंट होती है, उनको उसको फ्यूचर के प्रॉफिट में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए हमें लॉजिक्स पता होने चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि भाई कैसे काम होगा फ्यूचर के अंदर, उसको कैसे कन्वर्ट करना है। अगर मैं सिर्फ रट्टा लगा के बैठ जाऊँगा तो मैं उससे गुडविल नहीं निकाल सकता। ठीक है, तो मैं सिंपल इसको कहूँगा, आपका बिजनेस खरीदने जा रहा हूँ, 1,25,000 आपने कमाए, लेकिन 25,000 तो आपको गलती से नुकसान हो गया। अगर ये नुकसान नहीं होता तो आपका प्रॉफिट तो ज़्यादा होता, तो यानी कि 1,25,000 तो कमाए 25,000 और जोड़ दो उसमें, क्योंकि वो गलती वाला नुकसान है, तो कितना हो गया, 1.5 लाख रुपये। ये बताओ समझ आया? चलो अब 2020 वाले पे आओ। कह रहे 1,12,500 एक्सक्लूडिंग मतलब इसमें से अभी इसने नहीं जोड़ रखा या माइनस नहीं कर रखा। ठीक है, क्या 12,500 एज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्म्स प्रॉपर्टी। कह रहे नाउ टू बी इंश्योर्ड, इसका मतलब कह रहा है कि पहले हमने कोई इंश्योरेंस नहीं करा रखा था, लेकिन अब फ्यूचर में इंश्योरेंस कराया जाएगा। तो इसका मतलब ये जो खर्चा है मेरा, ये क्या है, मेरा फ्यूचर एक्सपेंस है। और अगर फ्यूचर में करोगे तो भाई मैं तो फ्यूचर का प्रॉफिट ही निकाल रहा हूँ, तो मुझे माइनस करना ही पड़ेगा। जैसे रेम्यूनरेशन आया था, याद है? ये बताओ समझ आया नहीं आया, एक बार दोबारा बताऊं, पक्का? ये बच्चों का शोर कैसे आ रहा है भाई पीछे से, बच्चे खेल रहे हैं क्या? मुझे भी पता है, मुझे भी पता है, मैं भी ऐसी ही जगह पे रहता था पहले भी। तो आप वहाँ रहते थे बापा नगर की साइड पे? हाँ, बापा नगर में रहता था। तो मैं रहा हूँ ऐसे लोगों के साथ। बदमाशी बहुत ऐसा पहले होता था, अब तो इतना नहीं है। वाल्मीकि रहते हैं वहाँ पे? वहाँ पे नहीं रहते, वो सोकोटर की साइड रहते हैं। पहले होता था, ये सब चीज़ें इतनी नहीं होती, अब कम हो गई बहुत। चल 1,00,000 माइनस 12,500, तो ये हो गया 87,500। ठीक है, ये क्या आ गया, ये आ गया एडजस्टेड प्रॉफिट, क्योंकि मैंने इनको एडजस्ट कर दिया। फिर ये हो गया 1.5 लाख रुपए, क्योंकि ऐड हो गया। और ये हो गया 1,12,500 माइनस 12,500, तो 1 लाख रुपए हो जाएंगे। ये बताओ समझ आया? ठीक है, अब क्या करना है, बस अब मुझे प्रॉफिट मिल गया, अब मुझे इसका एवरेज कर देना है। सिंपल है, क्योंकि मुझे एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो मैं इन तीनों को ऐड कर देता हूँ, 87,500 प्लस 1.5 लाख प्लस 1 लाख डिवाइड बाय 3। ठीक है, यानी देखो क्या हुआ, पहले वाले क्वेश्चन के अंदर मुझे ये वाला प्रॉफिट डायरेक्ट गिवन होता था, तो मैं क्या करता था, इनको ऐड करता था और डिवाइड कर देता था। अब ये प्रॉफिट मुझे निकालना पड़ रहा है, कैसे निकालना पड़ रहा है, पास की एडजस्टमेंट्स को एडजस्ट करके। ये बताओ समझ आया? तो ये आ जाएगा 1,12,500।
ये गुडविल नहीं निकली, ये क्या निकला है, एवरेज प्रॉफिट। यानी कहना चाह रहे हैं कि भाई हम इतना एवरेज प्रॉफिट कमाएंगे, पर कितने सालों तक कमाएंगे, ज़्यादा ऊपर हो गया। बता दो मुझे नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है। सर 2 years। चल गुडविल निकाल लो। गुडविल होता है एवरेज प्रॉफिट, भाई हम कितना कमा रहे हैं और कितने सालों तक कमाएंगे। अच्छा एक चीज़ मैं और बताऊं, जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे ना, जब मैं एडमिशन का, रिटायरमेंट का, उस टाइम तुम ये सुपर प्रॉफिट और ये कैपिटलाइजेशन वाला भूल जाओगे। मैंने बताया था ना बड़े क्वेश्चन के साथ चिपक कर आता है, तो उस टाइम जब ये बड़े क्वेश्चन के साथ आएगा ना चिपक के, तो तुम भूल जाओगे। उसका रीज़न भी है भाई, उसका रीज़न पता क्या है, उसका रीज़न ये है क्योंकि 99% जो क्वेश्चन है, ये 99 नहीं 98% क्वेश्चन है ना सिंपल एवरेज पे आता है कि प्रॉफिट को जोड़ दो, डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई कर दो तो नंबर ऑफ ईयर परचेज से तो निकल आएगा। ठीक है, सिर्फ बहुत ही कम ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो सुपर प्रॉफिट या कैपिटलाइजेशन वाले होते हैं, तो बच्चे उनको छोड़ देते हैं, दिमाग से निकाल देते हैं कि भाई सुपर प्रॉफिट भी कुछ है या कैपिटलाइजेशन है। कैपिटलाइजेशन तो बिल्कुल ही छोड़ देते हैं, और एग्जाम के अंदर वो क्या करते हैं, वो जानबूझ के कैपिटलाइजेशन वाला या सुपर प्रॉफिट डालता है ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं, क्योंकि 98% तो उन्होंने वो पढ़ा है नॉर्मल वाला और 2% वो पढ़े हैं, तो इसलिए दिक्कत होती है। मुझे बता दो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना था क्वेश्चन में, 2 ईयर परचेज था, है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसका मतलब हम 12,500 कमाएंगे 2 साल तक, तो इसका मतलब 2,25,000 कमाएंगे, तो ये मेरी गुडविल हो गई। क्वेश्चन खत्म। ये लिख लो भैया फटाफट से, ऊपर कर दूं। ये अब बताओ समझ आया नहीं आया, बाकी मैं इसका फॉर्मेट भी लिखवाऊंगा, वो लिखवाऊंगा कल, मतलब परसों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, 19, 20, 22, 23, 25, 26, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है तो ठीक है, बस यही होमवर्क है। और रिपीट, साथ में रिपीट भी लिख लेना, जो क्वेश्चन आज कराए ना वो रिपीट करने हैं। ठीक है, ये लिख लो फटाफट से, और आज की क्लास एंड करते हैं फिर। सर क्वेश्चन तो मेरा मन ऐसे यूपीएससी करने, यूपीएससी हाँ ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मेहनत लगती है, सबसे पहले तो अपना माइंड प्रिपेयर करना पड़ता है। देखो करने को कोई भी कर सकता है, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो भी गांव में रहते हुए भी कर लेते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि मतलब देखो यूपीएससी में ना सिर्फ ऐसा नहीं कि पढ़ाई ज़रूरी है कि भाई बहुत पढ़ना पड़ेगा तो ही यूपीएससी पास कर सकते हो, ऐसा नहीं है। पढ़ने वाले तो बहुत लोग हैं, लेकिन सब लोग यूपीएससी पास नहीं कर सकते। उसका रीज़न क्या है कि भाई यूपीएससी करने के लिए ना सबसे पहले तो भाई ये क्वेश्चन आपसे अपने आप से पूछना पड़ता है कि भाई कर क्यों रहे हो, रीज़न क्या है। भाई आईएएस बनना चाहते हो, आईपीएस बनना चाहते हो, आईआरएस बनना चाहते हो, क्यों बनना चाहते हो, रीज़न क्या है, क्यों करना चाहते हो यूपीएससी। जब तक ये क्वेश्चन माइंड में क्लियर नहीं होगा। बहुत सारे रीजन है। बताओ। तो सबसे पहले तो मेरे फ्यूचर के लिए बहुत बढ़िया रहा। तो मेरी थिंकिंग है, शुरू में ऐसा सोचना, अगर मैं आईएएस बन गया अपने तो मेरी आने वाली पीढ़ी को पढ़ी लिखी पैदा होगी, क्योंकि मैं फिर किसी को भटकने नहीं दूंगा। मेरे भाई बंधु जितने भी मेरे रिलेटिव्स भी हैं सभी को मुझसे फायदा होगा। चल देखो, अगर आईएएस या यूपीएससी करना चाहते हो, ठीक है, और अगर सेल्फ कंसंट्रेट हो, यानी कि सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हो, तो भूल जाओ, यूपीएससी छोड़ दो। यूपीएससी करने के लिए सबसे बड़ा रीज़न होना चाहिए जो हमारी कंट्री है उसके अंदर चेंज लेकर आना, और पॉजिटिव चेंज लेकर आना। क्योंकि वहाँ पे थॉट प्रोसेस, देखो आईएएस आईआरएस और ये सर्विसेज होती यही है कि भाई यहाँ पे हम सिस्टम के अंदर घुस के सिस्टम की चीज़ों को बदल सकते हैं। ठीक है, और अगर हमारा थॉट प्रोसेस ये रहेगा कि भाई हमें अपने लिए करना है, हमें बहुत फ़ायदा मिलेगा, हम एक अच्छी पोजीशन में पहुँच जाएंगे, हमारा नाम होगा, तो यूपीएससी क्रैक नहीं कर सकते। इसका रीज़न ये नहीं हो सकता, पास ही नहीं होंगे, क्योंकि बहुत बच्चे देते हैं क्या कहते हैं, इंटरव्यू में जाके अटक जाते हैं। वो इंटरव्यू में जाके अटकने का मेन रीज़न ही यही है क्योंकि वो सेल्फ कंसंट्रेट होता है, उनको लगता है कि हमारे लिए बेनिफिशियल है। सबसे पहला थॉट प्रोसेस होना चाहिए कि भाई हमें कंट्री के अंदर चेंजेस लाने हैं और अच्छे चेंजेस लेकर आने हैं, हमें सिस्टम बदलना है इस तरीके से ताकि हम अपनी कंट्री को बेहतर बना सके, तब जाके आईएएस पास कर सकते हो या यूपीएससी पास कर सकते हो। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो ये होना चाहिए तुम्हारा कि भाई हमें अपनी कंट्री के अंदर चेंजेस लेकर आने हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं कि सेल्फ कंसंट्रेट, ये सब सेकेंडरी हैं।
ठीक है। तो सबसे पहले तो ये चीज़ अपने अंदर लेकर आओ, जब ये चीज़ आएगी ना तो ही IAS कर पाओगे। बाकी ये है कि कोशिश करना, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये सब बहुत क्लियर पैथ है सर मेरा। तो आपने बोला कि उसके बाद जॉब करना तो सर करनी है। देखो जॉब करना, तो करना है। हाँ जॉब करना, लेकिन जॉब करोगे ना तो पैसे कमाना शुरू करोगे। पैसे कमाना देखो क्या होता है कि ये दो चीज़ें होती हैं, मुझे ऐसा लगता है कि दो चीज़ें रहती हैं, ठीक है। कि जब आप पैसा कमाना शुरू करोगे ना, एजुकेशन उतनी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए कह रहा हूँ, अगर जॉब में जाओगे पैसा कमाओगे तो पैसे में मत लग जाना कि भाई पैसा मिल रहा है, एंजॉय कर रहे हैं लाइफ में, घूमने फिरने जा रहे हैं, दोस्त बन गए, ठीक है, वो एक अलग चीज़ है, वो भी होना चाहिए, लेकिन मेन मोटिव पैसा नहीं होना चाहिए, मेन मोटिव एजुकेशन होनी चाहिए, ठीक है। करो, कोई नहीं, बहुत अच्छी बात है यार। मैं तो कहता हूँ कि भाई जो तुम्हारा ड्रीम है उसको करो, लेकिन UPSC करने के लिए अपना पहले माइंड सेटअप करना पड़ता है। कोई नहीं, अभी तो टाइम है, अभी तो पहले ग्रेजुएशन करो, उसके बाद देखते हैं। ग्रेजुएशन चाहिए उसमें, उसके लिए हाँ 12th पास करके नहीं कर सकते। पहले CA में भी ऐसे था, बिना ग्रेजुएशन करे CA नहीं आ सकते थे, पर इन्होंने थोड़े टाइम पहले से, कुछ 6-7 साल पहले से इन्होंने निकाल दिया, नहीं 10 साल पहले इन्होंने कुछ निकाला था कि भाई अब क्या नाम है 12th पास करके भी CA कर सकते हो। हालांकि मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद करी थी, नहीं कर सकते, UPSC अलाउड नहीं है, ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी। ग्रेजुएशन मतलब कंपलसरी? हाँ कंपलसरी है। हाँ ग्रेजुएशन मतलब कोई से भी स्ट्रीम से आदमी कर सकता है? हाँ BA BCom BSc किसी से भी कर सकते हैं। और अब आने वाले टाइम में तो स्ट्रीम ही ख़त्म हो गई है, जो न्यू पॉलिसी आई है ना उसमें स्ट्रीम ख़त्म हो चुकी है। हाँ सर मैंने भी पढ़ी थी, मेरे पास भी क्या एजुकेशन सिस्टम बहुत चेंज हो रहा है। तो MA के बारे में और PhD के बारे में कुछ काफ़ी ज़्यादा बड़ी चेंज आई थी कि अब अगर आदमी ग्रेजुएशन करता है तो उसके पास जो MA करता था वो डायरेक्ट उसके बाद PhD कर सकता है। हाँ कर सकते हैं, ऐसा कुछ पता है पर ये तो वो डायरेक्ट फिर ग्रेजुएशन के बाद ही PhD कर सकता है? हाँ ग्रेजुएशन के बाद कर सकता है। एक चीज़ बहुत अच्छी करी जो मैं भी चाहता था हमेशा से, कि ये जो था ना क्या नाम है, ये मतलब बड़ा मुझे बेकार सा लगता था कि भाई क्या नाम है, साइंस वाले हैं, कॉमर्स वाले हैं, आर्ट्स वाले हैं, हम और क्या बना रखा था कि भाई हमने बना दिया था कि आर्ट्स वाले तो बिल्कुल बेकार लोग होते हैं, आर्ट्स वाले तो एकदम गए गुजरे लोग हैं, इसमें तो सारे बेकार के लोग आते हैं, कॉमर्स में ठीक ठाक लोग होते हैं और साइंस वालों को मुलाजिम बना देते हैं, बस साइंस ले रखी है तो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखने वाला इंसान है। ये चीज़ और ये भेदभाव ना ख़त्म कर दिया और बहुत अच्छा करा। अब कोई स्ट्रीम नहीं होगी, अब आप किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी जगह से कोई भी सब्जेक्ट उठाओ, अपने सब्जेक्ट बनाओ और उसको पढ़ो। आपको 5 सब्जेक्ट दे दिए हैं, 2 सब्जेक्ट साइंस से उठा लो, 2 सब्जेक्ट कॉमर्स से उठा लो, 1 सब्जेक्ट आर्ट्स से उठा लो, आपका बन गया, पढ़ाई करो। और अमेरिका में भी यही सिस्टम है और मैं बहुत टाइम से चाहता था कि ये सिस्टम आना चाहिए, ये पता नहीं क्यों इतना लेट क्यों आया है, जबकि मैं तो चाहता था यही सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि कोई लॉजिक नहीं बनता, साइंस कॉमर्स आर्ट्स में डालने का कोई लॉजिक ही नहीं है। और ये भेदभाव ख़त्म हो जाएगा, बहुत अच्छा रहेगा। ये अभी सर अप्लाई नहीं हुआ है? नहीं अभी नहीं हुआ, ये होगा 2023 में होगा शायद, ये 23-24 से होगा शायद। अभी बहुत सारी स्कीम, जिन्होंने स्कीम निकाल दी, मोटी मोटी निकाली है, लेकिन अभी पूरी नहीं बताई इन्होंने कि पूरी किस तरीके से होगा। मतलब स्कूल का तो बता दिया, ग्रेजुएशन का भी बता दिया, ग्रेजुएशन के बाद क्या होगा वो नहीं बताया। उसके लिए सर मैंने सुना काफ़ी अपडेट रहना पड़ता है, मतलब हर जगह की न्यूज़ रहनी जरूरी है। देखो वही बात आ गई ना, देखो हर जगह की न्यूज़ इसलिए पता होनी चाहिए कि भाई हमारी कंट्री में क्या चल रहा है, ठीक है, और हम उसको किस तरीके से बदल सकते हैं। देखो सिर्फ जानना ही ज़रूरी नहीं है कि भाई हमने जान लिया कि हाँ भाई यहाँ पे ये चल रहा है, या फिर इस कंट्री के अंदर बॉम्ब फट गया, या इस कंट्री में ऐसा हो गया, इंडिया में ये हादसा हो गया, ठीक है। जैसे हम क्या पढ़ते हैं, हमारे एक न्यूज़ पढ़ते हैं पर्टिकुलरली कि भाई ये चीज़ हो गई, जैसे कि क्या कहते हैं, ये जैसे ये जो कंट्री थी, पता नहीं कौन सी है, नाम याद नहीं है, इसे लबास पता नहीं कैसे कंट्री जो है, जहाँ पे अभी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, बॉम्ब ब्लास्ट नहीं हुआ, वहाँ पे वो अमोनिया जो था वो फट गया, ठीक है। तो हमने सिर्फ इतनी न्यूज़ पढ़ ली, लेबनान में, हाँ लेबनान, सॉरी, तो लेबनान के अंदर ये हुआ, अब वहाँ पे अमोनिया जो रखा हुआ तो फट गया।
अब ये हमने न्यूज़ पढ़ी कि हाँ वो रखा हुआ था, फट गया, बहुत नुकसान हुआ, पर जो यूपीएससी वाले हैं ना वो इस न्यूज़ को ऐसे नहीं पढ़ते। वो पढ़ते हैं कि भाई ये जो अमोनिया एसिड रखा गया ये कहाँ रखा गया, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या किसकी थी, कौन से ऐसे जो अधिकारी थे, कौन से ऐसे ब्यूरोक्रेट्स थे जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको रखने की, कहाँ उन्होंने चूक करी, क्यों ऐसा हुआ, कहीं वो मतलब कितना टाइम पे, मतलब उनकी रेगुलेशन क्या बनी थी कि किस तरीके से इसको रखना चाहिए, वेयर हाउस में कहाँ रखना चाहिए, अमोनिया को पहली बात तो ऐसे खुले में रखना नहीं चाहिए जो उन्होंने रखा है, ठीक है। तो वहाँ के जो ब्यूरोक्रेट्स थे, अधिकारी थे, उनकी गलती थी ये, ठीक है। तो अब क्या है कि जब वो उनकी गलती को समझेंगे ना तब वो अपने आप के अंदर चेंज लेकर आएंगे कि उन्होंने ऐसी गलती करी थी तो उसी गलती से हम समझ लें, ताकि अगर हमारे सामने सिचुएशन आए तो हम उसको टैकल कर सकें। ये होना चाहिए यूपीएससी की पढ़ाई के लिए, मतलब उसकी पूरे डेप्थ में जाना पड़ता है हमें न्यूज़ की। और मैं तो पढ़ता रहता हूँ इसलिए मुझे चीज़ें पता रहती हैं। मैं वही कह रहा हूँ, देखो कि अब जैसे ऋषभ है, ऋषभ का मेन पर्पस होता है पैसा कमाना, तो उसकी एजुकेशन उतनी नहीं है क्योंकि वो अपडेट नहीं रहता चीज़ों के लिए। फिर आपने ट्राई करा था, फिर यूपीएससी के लिए आपका माइंड प्रेशर हो गया। चलो फिर एक काम करना, होमवर्क ज़रूर कर लेना, अगली क्लास में मिलते हैं, ठीक है। सर अभी कर लेते। हाँ कोई नहीं, अभी मत करो, आराम से करना, थोड़े रेस्ट लो उसके बाद करना, ठीक है। चलो फिर अगली क्लास में मिलते हैं, ओके बाय।